अच्छा जी, अब लेट सपोज एक तो हमने लास्ट टाइम जो चीज़ देखी थी वो हमने देखी थी कि हीलियम 10 का यूज़ करते हुए हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, ठीक है जी। प्रोडक्ट हंटिंग जब मैं कहूँ तो आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट एनालिसिस को और प्रोडक्ट रिसर्च को, ठीक है जी, डिफरेंट रखना है, मिक्सअप नहीं करना होता इन चीज़ों को। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो प्रोडक्ट हंटिंग की थी वो की थी हम लोगों ने हीलियम 10 के ऊपर से, जिसके ऊपर हमने बहुत सारा मल्टीपल क्राइटेरिया पुट किया था, जिसमें हमने देखा था कि हमारी प्राइस रेंज मिनिमम 15 होगी, रिव्यू रेटिंग हमारी 4 से अबव होगी, रिव्यूज हमारे जो होंगे लिस्टिंग के ऊपर, हम लिस्टिंग की बात कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल लिस्टिंग की, ना कि पूरी नीश की। हम लोग जब पीएल के अंदर जब हम लोग टूल के ऊपर डाटा प्लेस करते हैं तो हम लोग करते हैं अपना पूरा होल नीश के लिए, ठीक है जी, ना कि इंडिविजुअल लिस्टिंग के लिए। लेकिन होल सेल के अंदर हम लोग जो क्राइटेरिया पुट करते हैं वो हम करते हैं अपना एक इंडिविजुअल लिस्टिंग के लिए, ठीक है जी। तो हम लोगों ने इंडिविजुअल लिस्टिंग्स के लिए वहाँ पे क्राइटेरिया पुट किया और हमें उधर लिस्टिंग नज़र आई। लिस्टिंग में से वो लिस्टिंग जिसको हमें अच्छा लगा और जिसका क्राइटेरिया हमें पसंद आया और उसका क्राइटेरिया हमारे क्राइटेरिया के बहुत क्लोज था। ऑब्वियसली 100% तो एक्यूरेसी नहीं ना हो सकती, लेकिन 90%, 20% तो नहीं, 90%, 80% एक्यूरेसी ज़रूर होती है। तो उसकी जिस लिस्टिंग की एक्यूरेसी होती है हमारी हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक, उसको हम चूज करते हैं और उसका डाटा देखते हैं हम लोग जाके अमेजोन के ऊपर। लेकिन आज हमारा जो चीज़ है ना, आज हमारी वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि आज हम जो प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे ना मैनुअली, वो बेसिकली हमें कोई एक ऐसी लिस्टिंग हमें उससे मिलेगी, जो कि लिस्टिंग एक ऐसी लिस्टिंग होगी जो कि सेलर्स की मेन लिस्टिंग होगी, ठीक है जी। और जब हमें एक मेन लिस्टिंग मिल जाती है ना सेलर्स की, क्योंकि सेलर्स की बहुत सारी लिस्टिंग्स होती हैं, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि कोई सेलर किसी इस लिस्टिंग को स्पेसिफिकली प्रीफर कर रहा है, ठीक है जी। और वो उस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। तो उसका चले स्टार्ट करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ने अपने लिए कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि हम लोग किस कैटेगरी में अपनी लॉन्च करना चाहते हैं, ठीक है जी। लेट्स सपोज हमारे क्लाइंट ने हमें कैटेगरी स्पेसिफिक कहा हुआ है कि आपने होम किचन की कैटेगरी में जाना है, तो हम लोग सिंपल ऑल पे आके होम एंड किचन सेलेक्ट करेंगे और उसके रिलेटेड सर्च करेंगे, ठीक है जी। होम एंड किचन हमने सेलेक्ट कर ली। अच्छा, अब इस जो प्रोसीजर हम लोग आज अप्लाई कर रहे हैं, जो मेथड आज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, उस मेथड का नाम है फिल्ट्रेशन प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग बाय फिल्ट्रेशन मेथड आप कह लें, प्रोडक्ट हंटिंग बाय फिल्ट्रेशन मेथड। तो फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करते हुए हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो हमने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली और हम लोग होम की कैटेगरी के अंदर आ गए हैं। अब होम की कैटेगरी के अंदर अब आगे सब कैटेगरीज उसने बताई हुई हैं। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस की कैटेगरी भी है, होम ऑफिस की प्रोडक्ट की कैटेगरीज भी है, ग्रोसरीज की कैटेगरीज भी है, ठीक है जी, सारी कैटेगरीज हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मुझे ऑर्गेनाइजेशंस की कैटेगरी में जाना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स में कुछ अच्छी प्रोडक्ट्स भी होती हैं और कुछ कह लें कि बहुत हैवी प्रोडक्ट्स भी होती हैं, लेकिन जो अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी सेल बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं ऑर्गेनाइजेशंस की नीश में आ गया, सब नीश ऑर्गेनाइजेशंस वाली में आ गया। तो एक और मेरे से नीश सिलेक्ट हो गई, चलिए इसमें देख लेते हैं। अच्छा जी, ये यूटेंसिल्स से रिलेटेड ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास स्पून्स ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास नाइफ ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, कटिंग बोर्ड ऑर्गेनाइजर्स वगैरह होते हैं, ये सारे होते हैं। ये काफ़ी अच्छा, ये जो है ना ये चीज़ें, ये अभी आप कह लें कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। तो हम इन पे नहीं जाते, हम वापस पीछे वाली कैटेगरी में ही रहते हैं, उधर ही कोई एक ऐसी कैटेगरी पसंद करने की कोशिश करते हैं जो वो रिलेटिवली स्मॉल इन साइज और उसका वेट भी हमारे पास 5 LB से कम हो। एक तो स्मॉल इन साइज हो और वेट भी उसका कम हो, तो इस तरह की हमने चीज़ पसंद करनी होती है। तो लेट्स सपोज, क्योंकि हम लोग अभी इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, तो लेट्स सपोज मैंने ऑर्गेनाइजर्स में जाके या होम ऑफिस की आइटम में जाके, होम ऑफिस की नीच में जाके एक प्रोडक्ट हंट कर लिया और वो प्रोडक्ट ये है। मेरे पास ये प्रोडक्ट आ गई है जो कि जिसको हम कहते हैं जेल पेन, ठीक है जी। अब जेल पेन आप लोग ये ना समझिएगा कि जेल पेन कोई गेटेड प्रोडक्ट है या कोई गेटेड नेशन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जेल पेन ना तो कोई गेटेड प्रोडक्ट है, ना ही कोई ये बहुत बड़ी ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ,
ये ज़रूर है कि इस जो जेल पेन्स वगैरह होते हैं, इनमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये ना इसके अंदर हमारे पास अमेज़न डोमिनेंसी है, ना इसके अंदर हमारे पास ब्रांड डोमिनेंसी आती है। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जेल पेन्स का। लेट्स सपोज़ मैंने रैंडमली मैं आ रहा हूँ और मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आ गई और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका डाटा देखना चाह रहा हूँ। तो एक चीज़ आप लोगों ने ज़रूर वेरीफ़ाई करनी है कि हम लोग जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, इसको कहते हैं फ़िल्ट्रेशन मेथड, और अभी तक आप लोगों ने ये सवाल नहीं पूछा है कि हम लोगों ने अभी तक कोई फ़िल्टर तो अप्लाई किया ही नहीं है। तो वापस आते हैं अपनी नीश की तरफ, वापस आते हैं अपनी नीश की तरफ। फ़िल्टर कहाँ पे अप्लाई करना है? हम लोग सब नीश में आगे में हैं। सब नीश का मतलब ये एक हमारी मेन नीश थी होम एंड किचन की। होम एंड किचन की एक हमारे पास सब नीश थी, उसके अंदर होम ऑर्गेनाइजेशंस। होम ऑर्गेनाइजेशंस के हम लोग अंदर है, ठीक है जी, हम लोग एक सब नीश के अंदर बैठे हुए हैं। सब नीश के अंदर आगे मल्टीपल सब निशेज हैं, ठीक है जी। किचन की सब नीश है हमारे पास, क्लॉथिंग ऑर्गेनाइजर्स की सब नीश है, ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर्स की सब नीश है हमारे पास। तो ये चीज हमने देखनी है। अभी हम लोग सब नीश की सब नीश में नहीं जाते, हम लोग अभी ऊपर ऊपर ही रहते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो अच्छा, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमारे ज़हन में एक चीज़ होनी चाहिए कि कभी भी 4 स्टार से नीचे नहीं जाना। कभी भी 4 स्टार से नीचे नहीं जाना होलसेल के अंदर, स्पेशली होलसेल के अंदर। पीएल के अंदर तो चलें हम लोग फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं पीएल के अंदर, कि अगर हमारे पास पीएल के अंदर हमारे पास कॉम्पिटिटर्स हैं, इंडिविजुअल कॉम्पिटिटर्स। हमारे पास इंडिविजुअल ब्रांड्स हैं जो कि एक ही नीश में बैठे हुए हैं और उनका उनकी जो रेटिंग है वो 3.8 3.9 इस तरह है, लेकिन सब उनका जो ओवरऑल रेटिंग है वो अच्छी है, तो हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर, हम अपनी बेहतर कर लेंगे। लेकिन होलसेल में क्या होता है? होलसेल की अब हमें समझने की जरूरत यह है कि होलसेल के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। होलसेल के अंदर ये चीज है कि आप लोगों ने किसी दूसरे ब्रांड की लिस्टिंग के अंदर जाके बैठना है। अब यहाँ तो आपकी अपनी लिस्टिंग होती, यहाँ तो आपका अपना ब्रांड शो हो रहा था, तो आप कहते हैं कि नहीं, मैं पूरी नीच का, अगर पूरी जो नीच है जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनका अगर रेटिंग खराब है, लेकिन मैं मेहनत करूंगा, मैं अपनी क्वालिटी अच्छी रखूंगा, तो मैं अपनी अपनी जो लिस्टिंग है ना उसके अंदर मैं जो अपना बीएसआर और अपना जो रेटिंग है मैं उसको 4 से अबव ही रख लूंगा। लेकिन जब होलसेल के अंदर आते हैं तो होलसेल के अंदर आप लोग ऑलरेडी किसी की दूसरी लिस्टिंग्स के ऊपर बैठे होते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास अथॉरिटी नहीं होती कि आप लोग अपना अगर आप लोग अपनी रेटिंग को 4.5 या 4.7 रखेंगे तो आपकी होल लिस्टिंग के ऊपर भी अच्छी आएगी, नहीं, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है जी। आप लोगों की अगर लेट्स सपोज आप लोगों की रेटिंग 4.7 है, लेकिन आप लोगों के साथ जो और कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं बाय बॉक्स के अंदर, एक ही लिस्टिंग के ऊपर मीटू करके जो बैठे हुए हैं, उनकी रेटिंग है 3.8 3.9 इस तरह की रेटिंग है, तो आपका जो ओवरऑल इफेक्ट पड़ेगा वो उनकी वजह से पड़ेगा, ना कि आपके 4.7 की वजह से, क्योंकि आपकी जो मेन लिस्टिंग है, आपकी जो मेन लिस्टिंग है उसका जो मेन कॉम्पिटिटर है वो तो चलिए हट गया हुआ है, लेकिन जब वो मेन कॉम्पिटिटर हटा है ताकि दूसरे लोग उसकी लिस्टिंग के ऊपर मीटू कर लें, तो क्या हुआ है, तो उस लिस्टिंग को जब छोड़ते वक्त उसकी रेटिंग थी 3.9 लेट्स सपोज, तो वही रहनी है, क्योंकि वो भी खराब है और आपके इंडिविजुअल जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने और भी खराब कर दी हुई है। तो हम लोगों ने एक चीज को जरूर वेरीफाई करना है कि हमने लाइफ में कभी भी किसी ऐसी होलसेल की प्रोडक्ट के ऊपर नहीं जाना जिसकी जिसकी जो रेटिंग हो वो 4.3 से कम हो। मैं तो 4.3 कहता हूँ, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि 4 से कम हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि क्योंकि अभी एज हम लोग न्यू भी हैं, हमें इतना ज्यादा अभी एक्सपीरियंस नहीं है चीजों का, तो हम लोग सेफ साइड पे रह के खेलेंगे, हम लोग सेफ साइड पे रह के खेलेंगे। तो सेफ साइड पे रह के खेलने का मतलब मेरी नज़रों में ये है कि हम लोग कभी भी 4.3 वाली रेटिंग वाली प्रोडक्ट से नीचे ना जाएं। तो हम लोग एक फिल्टर जो सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे ये स्टार्स नजर आ रहे हैं, स्टार्स के ऊपर क्लिक करें, 4 स्टार के ऊपर। तो आपको अच्छा जी, आपने 4 स्टार के ऊपर क्लिक किया, अब आपको सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं ऑर्गेनाइजर की नीश के अंदर, वो सारी आपकी 4 स्टार से अबव वाली हैं। अब इनमें कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो 4 स्टार से कम हो। ले जी, अब आप आ गए हैं मेरी नजरों में, अब आप आ गए हैं मेरी नजरों में क्या, बल्कि ऑब्वियसली आप आ गए हैं एक अच्छी नीश, अच्छी
मल्टीपल निशेज वाली प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है जी, अब आप थोड़ा सेफ साइड पे आ गए हुए हैं, अब आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी क्या नाम है क्वालिटी के लिहाज से। अब आप लोग क्वालिटी वाइज थोड़ा सेफ रह के खेलेंगे। ठीक है जी, एक तो ये चीज़ होगी हमारे लिए। अच्छा जी, अब आगे आते हैं। अब आगे लेट्स प्रोडक्ट कौन सी होनी चाहिए। अब प्रोडक्ट का जो हंटिंग का जो जिम्मा है वो मैंने आप लोगों पे छोड़ा हुआ है। प्रोडक्ट हंटिंग आप लोगों ने, अब क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अब आप लोगों को इतनी, अच्छा जी, तो कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। तो हम लोगों ने, ठीक है जी, अब हम लोग सेफ साइड पे आ गए हुए हैं। प्रोडक्ट हंटिंग की जिम्मेदारी मैंने आप लोगों के कंधों पे छोड़ी हुई है कि प्रोडक्ट कौन सी, मैंने आप लोगों को रास्ता बता देना है कि करना क्या है हम लोगों ने। अब क्योंकि हम लोग एक बहुत छोटे लेवल से उठ के अब हम लोग आ गए हुए हैं प्रोफेशनल लेवल के अंदर। ठीक है जी, तो अब इन नीश में से, ये आपके सामने सारी नीश खोली हुई है, मैंने आपके सामने एक किताब रख दी हुई है। उस किताब में से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपने अब खुद निकालना है। ठीक है जी, देखते हुए कि कौन सा चैप्टर आया हुआ है, कौन से चैप्टर के ऊपर हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, किन चैप्टर्स के ऊपर, किन प्रोडक्ट्स के ऊपर, चलो प्रोडक्ट्स से रिलेटेड बात कर लेते हैं, किन प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, ऑब्वियसली फिर उस प्रोडक्ट को हम देखेंगे। ठीक है जी, तो लेट्स सपोज मैंने फिल्टर अप्लाई किया फोर फोर का, और मेरे पास सारी वो प्रोडक्ट्स आ गई फोर वाली। अब अगर मैं एक और भी फिल्टर अप्लाई करना चाहूँ, मैं अब अगर एक और फिल्टर अप्लाई करना चाहूँ तो मैं कौन सा फिल्टर अप्लाई करूंगा। मैं यहाँ पे एक और फिल्टर अप्लाई करूंगा प्राइस का। हम लोग मिनिमम दो फिल्टर अप्लाई करते हैं। एक फिल्टर आप लोगों ने देख लिया होगा कि एक फिल्टर हम अप्लाई करते हैं अपने आप को सेफ साइड में करने के लिए। एक फिल्टर हम अप्लाई करेंगे अपने आप को सेफ साइड में रखने के लिए, वो हमारा हो गया जी 4 स्टार वाला। ठीक है जी, और सेकंड फिल्टर हमारा होगा कि प्रॉफिट रिलेटेड जो हमारे पास चीजें हैं ना, कि प्रॉफिट रिलेटेड फैक्टर्स जो है हमारे पास। अब हमारे पास एक कौन सा ऐसा फैक्टर है, आप लोग खुद सोचें, हमारे पास कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो कि बेसिकली डायरेक्टली रिलेट करता है हमारे प्रॉफिट के साथ। ऑब्वियसली वो फैक्टर है हमारा प्राइस का फैक्टर। ठीक है जी, हमारी प्राइस अगर हम लोग मिनिमम की तरफ जाते जाएंगे, हम लोग छोटे की तरफ जाते जाएंगे, तो प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता जाएगा। और ये आप लोग जहन में रखें कि एक $10 की प्रोडक्ट के ऊपर कम प्रॉफिट होता है रिलेटिवली एक ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर जिसकी प्राइस 30 या 40 के करीब है। ठीक है जी? तो छोटी प्रोडक्ट्स के अंदर छोटा प्रॉफिट होता है। और अगर आप रीजनेबल प्राइस तक जाते हैं, मेरी बात गौर से सुनिएगा, कि जब हम लोग रीजनेबल प्राइस की तरफ जाते हैं, रीजनेबल प्राइस का क्या मतलब है कि हम लोग 30, 35, 40, 45 की रेंज तक रहते हैं। इस प्राइस की रेंज तक रहते हैं ना, तो हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। हम लोग इस रेंज के अंदर 30, 35, 40, 45 तक, 30 से लेकर $45 या पाउंड तक हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। और ये चीज़ आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे, और अगर आपने प्रोडक्ट हंटिंग की है अभी तक अच्छी तरीके से, तो आप लोगों को ये चीज़ एक्सपीरियंस होगी कि हम एक ऐसी प्रोडक्ट जिसकी प्राइस रेंज हमारी 30 से 45 के बीच में होती है, उस प्राइस के अंदर हमारा प्रॉफिट मार्जिन ऑटोमेटिकली ज़्यादा होता है। ठीक है जी, क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि बेसिकली वो प्रोडक्ट ना तो बहुत ज़्यादा लग्जरी प्रोडक्ट्स होती हैं, ना बहुत ज़्यादा कॉमन प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है जी, मीडियम लेवल की प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। मीडियम लेवल की प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। और क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है जी, अमेजोन ने उनके ऊपर एफबीए प्राइसेस कम लगाता है। अमेजोन जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होती है ना, अमेजोन को उन चीजों का पता होता है, और अमेजोन सेलर्स को प्रमोट करता है उन चीजों को सेल करने के लिए। तो उनके ऊपर जो चार्जेस वगैरह है ना, वो भी रीजनेबल होते हैं। इस वजह से हमारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा अर्न हो जाता है। लेकिन जब जैसे हम लोग मिनिमम प्राइस की तरफ जाते हैं, $10 की तरफ जाते हैं हम लोग, लेट्स सपोज, अब अमेजोन ने हर प्रोडक्ट के ऊपर एक लिमिट लगाई हुई है, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे याद आ गया, चलो मैंने अब ये बात आप लोगों के सामने कर दी है, तो मैं इसका आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग बेसिकली समझते हैं कि जिस तरह हम लोग छोटी प्रोडक्ट्स की तरफ जाते जाएंगे, हम लोग कम प्राइस वाली प्रोडक्ट्स की तरफ जाते जाएंगे, उस तरह हमारा एफबीए प्राइस, हमारी एफबीए फीसिस, रेफरल फीसिस भी कम होती जाएंगी। ये काफी हद तक ठीक चीज है, और काफी हद तक ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। ठीक है जी, आप लोग चाहे इस चीज को वेरीफाई भी कर लीजिएगा
अमेजोन लेट्स सपोज आप $10 की प्रोडक्ट एक आप लेके आते हैं मार्केट में, अमेजोन में वो नॉर्मली उसकी एवरेज प्राइस है 10, लेकिन आप कहते हैं मैंने बहुत सस्ती ली है प्रोडक्ट, और मैंने आते साथ ही मैंने मिनिमम से भी मिनिमम प्राइस पे सेल करनी है, मैंने बन जाना चाइनीज सेलर, और मैंने उसको मिनिमम प्राइस पे टारगेट करके सेल ही सेल कर देनी है। आप क्या करते हैं, आप आते हैं, आप कहते हैं कि लेट्स सपोज मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो 10 में बेच रहा है, और उसको $3 का उसको पड़ रहा है एफबीए चार्जेस, टोटल एफबीए चार्जेस उसको $3 पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मैं $7 की प्रोडक्ट सेल करूंगा तो मुझे तकरीबन 1.7 या 1.8 पड़ेंगे। ठीक है जी, तो मुझे तकरीबन 1.7 या 1.8 पड़ेंगे। ठीक है जी, लेकिन होता नहीं है ऐसे, ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेजोन ने लिमिट्स लगाई हुई हैं। अमेजोन ने हर प्रोडक्ट के ऊपर लिमिट लगाई हुई है कि अगर कोई भी बंदा इस प्राइस से नीचे की प्राइस पे ये प्रोडक्ट सेल करेगा तो उसके लिए एफबीए प्राइस कम नहीं होगी। लेट्स सपोज एक नीश है, गार्लिक प्रेस लगा लें। गार्लिक प्रेस, अमेजोन ने गार्लिक प्रेस पे लिमिट लगाई हुई है कि $10 मिनिमम टारगेट प्राइस होनी चाहिए, और $10 पे $3 में आपको एफबीए प्राइस टारगेट करूंगा। लेकिन हम लोग कहते हैं कि क्योंकि असूलन तौर पर हम लोग जब सेलिंग प्राइस कम करेंगे तो 30% के लिहाज से एफबीए प्राइस भी कम होनी चाहिए, लेकिन वो होती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मिनिमम लिमिट थी अमेजोन की कि $10 से कम प्राइस नहीं हो सकती। अगर कोई करेगा, मर्जी उसकी अपनी है, लेकिन मैं अपने $3 जो मैंने मिनिमम एफबीए फीस रखी हुई है इस प्रोडक्ट के ऊपर, वो मैं चार्ज करूंगा ही करूंगा। और यही एक चीज है, यही एक आप कह लें कि एक बैकड्रॉप आता है सेलर्स की लाइफ में, वीएस की लाइफ में बेसिकली, कि वो इस चीज को नहीं समझते। वीएस इस चीज को नहीं समझते, वो इस चीज को जहन में नहीं रखते, और वो सिंपल सिर्फ मिनिमम प्राइस टारगेट करके ये ख्याल करते हैं कि एफबीए प्राइस भी बहुत कम पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें एफबीए प्राइस कम पड़ेगी तो हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम लोग प्रोडक्ट को सेल कर लेंगे इजीली। हालांकि वो चीज नो प्रॉफिट नो लॉस पे सेल नहीं हो रही होती, वो नेगेटिव में सेल हो जाती है। एफबीए प्राइस आपको उतनी ही पड़ती है जो अमेजोन ने मिनिमम प्राइस रखी होती है। ठीक है जी। तो जिस तरह हम लोग कम प्राइस की तरफ जाते जाते हैं तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता रहता है। और अब यहाँ पे एक और लिमिट भी है कि जिस तरह जितना हम बड़ी प्रोडक्ट्स की तरफ जाते जाएंगे, लेट्स सपोज आप लगा लें कि हम लोग किसी ऐसी प्रोडक्ट पे जा रहे हैं जिसकी जो कि लग्जरी आइटम्स में आती है, जिस तरह ये देख ना, ये डिस्पेंसर्स वगैरह ये सारे लग्जरी आइटम्स में है। ठीक है जी। अब इनकी प्राइस है लेट्स सपोज $60 $70। ठीक है जी, $100 है। लेट्स सपोज एक बहुत अच्छी लग्जरी आइटम है हमारी, और $100 की हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो होती हैं लेदर जैकेट्स होती हैं, हमारे पास ज्वेलरी की आइटम्स होती हैं, तो हम $100 में सेल कर रहे हैं। तो उसमें रिलेटिवली 30% ही हमें चार्ज पड़ेगा, उसमें 30 to 35% हमें एफबी चार्जेस पड़ते हैं। तो जब हम लोग बहुत ज़्यादा प्राइस पे जाते हैं तब भी हमारे चार्जेस इंक्रीज हो जाते हैं, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है। और जब हम बहुत मिनिमम पे आते हैं तब भी हमारे साथ यही चीज़ होती है। तो एक जो मिनिमम हमारे पास जो एक रीजनेबल लेवल है ना, वो मैंने आपको बता दिया कि हमारा रीजनेबल लेवल यही है कि हम लोग 30 से 45 की रेंज तक रहें। ठीक है जी, 30 से 45 की रेंज तक रहेंगे तो हमारे पास अच्छा प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे मिनिमम की लिमिट क्या सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे आप कह लेंगे 15। एक और दो फिल्टर अप्लाई किए, एक हमने रेटिंग वाला, 4 रेटिंग वाला, और एक हमने प्राइस वाला फिल्टर अप्लाई करके इसको गो कर दिया। ठीक है जी। अब हम लोग रिलेटिवली अपने क्राइटेरिया के क्लोज हो गए हुए हैं, हम लोग कम से कम इन्हीं दो फिल्टर से हम लोग 30 to 40% अपने क्राइटेरिया के क्लोज हो गए हुए हैं। यहाँ पे फिर हमें जो प्रोडक्ट्स मिलेंगी उनको हम चेकआउट करेंगे। ठीक है जी। जो प्रोडक्ट आपको लगता है कि एक अच्छी प्रोडक्ट है, साइज में भी अच्छी है, रीजनेबल है, वेट भी ज्यादा नहीं है, ठीक है जी, उसके ऊपर अमेजोन भी नहीं बैठा हुआ, आप उसको चेकआउट करेंगे, उसके ऊपर ब्रांड भी नहीं बैठा हुआ, जिस तरह लेट्स को ये प्रोडक्ट मुझे नजर आई है टॉप के ऊपर, और वेरिएशन, अच्छा, वेरिएशन की कहानी भी मैं अभी आपको बताता हूँ, वेरिएशन से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वेरिएशन की कहानी भी बता देता हूँ। अच्छा जी, इस वेरिएशन के ऊपर, ब्लैक वाली वेरिएशन के ऊपर 10 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, रीजनेबल है 10 लोग, ठीक है, मतलब कि ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। मतलब अगर 10 लोग बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है ये सेलर होलसेलिंग करवा रहा है और ये सेलर होलसेलिंग के लिए अलाउ कर रहा है, मतलब अगर मैं भी इससे अप्रूवल लेना चाहूंगा तो मुझे भी अप्रूवल दे देगा मोस्ट लाइकली। एक तो ये चीज,
सेकंड चीज ये है कि 10 लोग बैठे हुए हैं, तो कम से कम मुझे ज्यादा कोई मतलब बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं होना पड़ेगा। 2 लोग बैठे होते हैं ना, अगर 2 लोग बैठे होते हैं, 3 लोग बैठे होते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो जाते हैं हम लोग। कि अगर मेरा कॉम्पिटिटर 22 टारगेट करेगा तो मैं 21.99 या 21.95 टारगेट करूंगा। लेकिन जब ज्यादा लोग बैठे होते हैं ना, तो आप लोग बेसिकली आ जाते हैं मिड में, आ जाते हैं अच्छी रीजनेबल प्राइस टारगेट करके, या बहुत कम चले जाते हैं, या अगर आप बहुत अच्छी प्राइस टारगेट करें तो बहुत ऊपर आ जाते हैं। तो मिड में जो इतने नंबर ऑफ 10 होते हैं या 12 नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना, तो हमारे पास मार्जिन होता है एक, कि लेट्स सपोज हमें जब सेल चाहिए, प्राइस को 5 सेंट या 10 सेंट कम किया, हम सेकंड पोजीशन पे आ गए या थर्ड पोजीशन पे आ गए हम, तो बाय बॉक्स 30% हमारे पास है, या 15% हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक है जी, 2-3 कॉम्पिटिटर आउट हुए हैं हमारे, हमारे 2-3 कॉम्पिटिटर्स आउट हुए हैं। मैंने क्या किया, मैंने जी प्राइस इंक्रीज कर दी है। अब बाय बॉक्स उनके आउट होने की वजह से, उनको आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से बाय बॉक्स की परसेंटेज अब हम 3 से 4 लोगों में ज्यादा बढ़ रही है। मैंने क्या किया, मैंने प्राइस इंक्रीज कर दी है ताकि मुझे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा मिले। तो इस तरह की चीजें अगर अगर हम लोग रीजनेबल नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स में जाएंगे ना, 10-12 इस तरह के, तो इस तरह की चीजें हमें इजीली मिल जाती होती हैं। तो लेट्स सपोज सबसे पहले तो मैं इधर वेरीफाई करूंगा कि अमेजोन ना हो, बल्कि यहाँ पे है अमेजोन, लेकिन आप लोगों ने वेरीफाई करना है अमेजोन ना हो। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या वेरीफाई करनी है, कि ये जो ऊपर टॉप पे सेलर बैठा हुआ है, ये मेन सेलर ना हो इस लिस्टिंग का। ये जो टॉप पे यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, ये मेन सेलर ना हो लिस्टिंग का। ये वाई एच, और देख लेते हैं ये कौन सी है, इसका ब्रांड नेम देख ले। नहीं, ये जोबर है, मतलब ये ऑब्वियसली 110% एक होल सेलिंग प्रोडक्ट है, एक होल सेलिंग लिस्टिंग है ये। लेकिन इसमें सिर्फ इशू ये है कि इसके ऊपर अमेजोन आ रहा है। अच्छा, एक और हैक मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो। सेकंड हैक मैंने आपको यह बताया था कि लेट्स सपोज आपकी लिस्टिंग पे 100% लोग हैं ना, 10 लोग हैं, तो 10 में से 6 आपके एफ बी ए हो या 7 आपके एफ बी ए हो, तो 3% कम से कम आपके एफ बी एम वाले भी हो। एफ बी एम वाले ज़्यादा प्राइस टारगेट करते हैं, तो आपको बाय बॉक्स ईजिली मिल जाता होता है। तो ये एक हैक है जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। अच्छा जी, तो अब सिंपल मैंने क्या करना है, प्रोडक्ट हंट की मैंने, उसके ऊपर अपने एनालिसिस करना है, मैं उसके ऊपर अपना क्या नाम है टूल रन करूंगा, उसके ऊपर मैं कीपा का टूल रन करूंगा, कीपा का डाटा चेक करूंगा, उसके ऊपर सेल चेक करूंगा, और मैं उसके ऊपर ऐड टू कार्ट वाला मेथड चेक करूंगा। और ऐड टू कार्ट वाला मेथड रियली वर्किंग करता है। आप लोगों को अगर नजर आ रहा हो कि लास्ट टाइम हमने इस बंदे को ऐड टू कार्ट किया था, अगर आप लोगों को याद हो, लास्ट टाइम हमने इस बंदे को ऐड टू कार्ट किया था, और इस बंदे के यूनिट हमें नजर आ रहे थे 25। परसों की बात है, परसों की नहीं, 3 दिन पहले की बात है। 3 दिन पहले इस बंदे के जो यूनिट हमें नजर आ रहे थे वो आ रहे थे 25, और आज इसके कितने यूनिट नजर आ रहे हैं, 9 यूनिट्स नजर आ रहे हैं इसके। तो मतलब इसके 3 दिनों में इसके तकरीबन कोई 15 या 16 यूनिट्स सेल आउट हो गए हुए हैं। तो इससे हमें पता लग गया हुआ है कि जिस बंदे को मैंने जो वो के एक काइली ब्रांड था एक, और एफ बी ए किया हुआ था, रीजनेबल प्राइस टारगेट की हुई थी, इतने यूनिट सेल हुए हैं, 15 यूनिट सेल हुए हैं, मतलब दिन के 5 यूनिट, बल्कि मैं कह रहा हूँ बल्कि ठीक है, इसका मतलब दिन के 5 यूनिट सेल हो रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है। होलसेल कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा सेल नहीं होती। हम लोग लोगों के साथ बैठे होते हैं, और होलसेल में कभी भी हमारी एक प्रोडक्ट नहीं होती, होलसेल भी हमारा दराज की तरह होता है, मल्टीपल मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं, हंड्रेड्स की तादाद में भी होती हैं इवन के। ठीक है जी, तो 5 यूनिट की सेल है, मेरे ख्याल से रीजनेबल है। ठीक है जी, मतलब अगर मेरा जो काइली ब्रांड था जो आप लोगों ने देखा था, अगर नहीं भी देखा तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, वो देख लें पहले। तो उसने प्राइस टारगेट की हुई थी लेट्स सपोज 12, तो मैं अगर 11.95 टारगेट करूं, तो ऑब्वियसली 6 यूनिट तो मेरी सेल होंगे ही होंगे, कम से कम 6 तो मेरे सेल होंगे ही होंगे। ठीक है जी, तो ये है हमारा तरीका जो कि अथेंटिक है, ये अथेंटिक तरीका है। ठीक है जी, अब अमेजोन खुद बताता है हमें कितने यूनिट रह गए में। ठीक है जी, तो अमेजोन झूठ नहीं बोलता है, उसको नहीं जरूरत है हमसे झूठ बोलने की। तो हमें पता लग गया जी दिन के 5 या 6 यूनिट सेल हो रहे हैं इतनी प्राइस पे, हम अगर इतनी प्राइस टारगेट करेंगे तो ऑब्वियसली हम इससे कम प्राइस टारगेट करेंगे। स्टार्टिंग में हम थोड़ा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे, लेकिन हमें सेल ज्यादा आ जाएगी। तो ये होती हैं बेसिकली टेक्निक्स जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है। तो इसको भी फिर हम लोग अपनी जो प्रोडक्ट है उसको भी ऐड टू कार्ट करके हम लोग उसका पता लगाएंगे, कम से कम 2-3-4 दिन उसको मॉनिटर करेंगे, उसकी पर डे की सेल निकालेंगे, अगर उसकी पर डे की सेल हमारे लिए रीजनेबल है तो ठीक है जी, वी कैन गो विद इट। ठीक हो गया, तो ये चीजें हम लोग ने चेकआउट जरूर करनी होती है। अच्छा जी, अब एक और कहानी की तरफ आ जाते हैं। होलसेल में हमारे पास कहानियां बहुत हैं, ठीक है जी, तो बोर नहीं होना है इस चीज से।
आप लोगों की ही फरमाइश थी कि होलसेल को पहले किया जाए, ठीक है। तो होलसेल में हमारे पास कहानियां बहुत हैं, होलसेल में कहानियां बहुत हैं, होलसेल में हमारे पास यहाँ पे जुगाड़ बहुत हैं, यहाँ पे हमारे पास टेक्निक्स बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। तो इनसे बोर्ड नहीं होना है, इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। अच्छा जी, अब आते हैं उन सब कहानियों से पीछे छोड़ के, अब आते हैं थोड़ी सी वेरिएशन वाली टाइप की चीज, थोड़ी टेक्निकल चीज की तरफ आते हैं कि लेट्स सपोज अब एक लिस्टिंग है, आपको लिस्टिंग पसंद आ गई है जी, आपको लिस्टिंग प्रोडक्ट्स पसंद आ गई है, आपके क्लाइंट के पास उसकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, क्लाइंट मान गया हुआ है, पीछे से ब्रांड मान गया हुआ है, लेकिन अब इशू ये है कि वेरिएशन कौन सी हो, कैस वो कौन सी वेरिएशन हो जिसके ऊपर आपने मीटू करना है, क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर 3 वेरिएशन है तो आप किस वेरिएशन के साथ जाएंगे, ठीक है जी। आप बेसिकली हमेशा एक ऐसी वेरिएशन के साथ जाएंगे जो कि ना बहुत कम प्राइस वाली हो और ना बहुत हाई प्राइस वाली हो। आपने हमेशा चेक करना है कि उस नीश के अंदर, मेरी बात ये गौर से सुनिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपने सबसे पहले हीलियम 10 का रन, आपने हीलियम 10 आपके पास होता है, आपने हीलियम 10 की मदद से देख लेना है कि उस नीश के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली जिस तरह पीएल के ऊपर आप चेक करते हैं, तो पूरी नीश में एवरेज प्राइस क्या जा रही है प्रोडक्ट की, पूरी नीश में जो एवरेज प्रोडक्ट प्राइस है वो कितनी है, तो उससे क्लोज प्राइस कौन सी वेरिएशन की है। लेट्स सपोज इस नीश में एवरेज प्राइस है 12 या 12.5, तो उससे क्लोज कौन है, उससे क्लोज ये है, पैक ऑफ 12। तो मैं क्या बेचूंगा फिर, मैं भी फिर ये पैक ऑफ 12 के साथ ही जाऊंगा मोस्ट लाइकली, ठीक है जी। एक तो ये चीज होगी, और सेकंड चीज वही, सेलर सेलर क्या अलाउ करता है। एक तो चीज जो मैंने आपको बता दी, हमारी क्या नाम है, फायदे के लिए, हमारे फायदे के लिए, हमारे क्लाइंट के फायदे के लिए, क्योंकि जो एवरेज प्राइस होती है ना नीश, अगर उसी उसी प्राइस वाली प्रोडक्ट के ऊपर हम जाए ना, तो बेसिकली हमें ऑर्डर ज्यादा मिलते हैं। आप लोग इस चीज को नोटिस भी करेंगे कि एक ऐसी प्रोडक्ट जो जिसकी प्राइस उसकी नीश की एवरेज प्राइस से बहुत करीब होती है, उसकी सेल बहुत ज्यादा होती है। इवन के जो जो उससे कम प्राइस वाले भी होते हैं ना, उससे कम प्राइस वाले भी होते हैं। लेट्स सपोज एक नीश है, उसकी एवरेज प्राइस 12 है, मैंने 12.2 रखी हुई है, एक वेरिएशन की 12.2 रखी हुई है, दूसरी वेरिएशन की मैंने 9 रखी हुई है, उसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। सेल भला कौन सी ज्यादा होगी मेरी, सेल वो 12 वाली होगी, क्योंकि वो एवरेज प्राइस के मोस्ट लाइकली है मेरी, ठीक है जी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ये वाला फैक्टर भी आया था। लेकिन अमेजोन खुद पसंद करता है कि जो एवरेज प्राइस आपको बताई जा रही है आप उसके करीब करीब ही रहें। तो आप लोग इस चीज को देखेंगे भी, मैंने भी इस चीज को काफी दफा देखा हुआ है कि एक बंदा क्वालिटी बहुत अच्छा दे रहा है, मिनिमम प्राइस भी दे रहा है, लेकिन उसकी सेल इतनी नहीं हो रही। दूसरा बंदा जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं भी है, लेकिन वो एवरेज प्राइस के बहुत करीब है और उसकी सेल बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। ये इस फैक्टर को, इस हैक को हम लोगों ने जहन में रखना है। और सेकंड चीज वही, अगर सेलर जिस वेरिएशन के ऊपर सेलर ड्रॉप करेगा, हम तो वही देंगे। अगर हमें लेट्स सपोज 12 पॉइंट नहीं मिलता, फिर क्या कर सकते हैं हम, फिर जो सेलर कहेगा, लेट्स सपोज सेलर कहता है कि 12.99 पे जाओ, ठीक है फिर हम 12.99 पे जाने के लिए बाउंड है, हमें यही करना पड़ेगा। फिर लेट्स सपोज सेलर कहे कि 31.8 पे जाओ, हम बाउंड है, हमें करना पड़ेगा, ठीक है जी। फिर वो आखिर में जो चीज आती है ना, वो सेलर के ऊपर ही आती है। लेकिन लेट्स सपोज जिस प्राइस के ऊपर हम टारगेट करना चाह रहे हैं, अगर उस वेरिएशन के ऊपर लोगों ने मीटू किया हुआ है, तो ऑब्वियसली फिर हमें भी मीटू करने की इजाजत मिल जाएगी। जब आप दूसरी वेरिएशन में जाए, लेट्स सपोज मैं वेरिएशन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है जी, मैं अभी 65 वाली वेरिएशन में आ गया हूँ। अब ये देखें 65 वाली वेरिएशन में सिर्फ 10 लोगों ने किया हुआ है। देखिए ना, आप लोगों को खुद समझ लग रहा होगा कि देखें 12 एक रीजनेबल प्राइस है पेन्स के लिहाज से, ना बहुत ज्यादा कम है ना बहुत ज्यादा ज्यादा है। इसकी क्या पता एवरेज प्राइस भी यही हो, तो इसी वजह से इस वेरिएशन के ऊपर 28 लोगों ने किया हुआ था। 65 बहुत हाई प्राइस है, बहुत कम लोगों ने किया हुआ है। 4.3 के ऊपर भी क्या पता कम लोगों ने किया हो, क्योंकि ना एवरेज प्राइस से बहुत कम, ना एवरेज प्राइस से बहुत ज्यादा, इसके ऊपर तो किसी ने नहीं किया हुआ क्योंकि बहुत ही कम प्राइस है। तो ये हैक किसी को भी नहीं पता, आज से पहले न, आप लोगों को भी नहीं पता होगा, बहुत सारे जो लोग वर्किंग कर रहे हैं उनको भी नहीं पता होगा। ये मुझे पता नहीं किस तरह पता लगा था, अचानक से मेरे जहन में ये चीज आई थी कि क्यों ना, मैं बैठा बैठा एक दफा मैं हंटिंग कर रहा था, प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा था, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग की ऐसी ऐसी प्रोडक्ट की प्राइस पे जाएं कि जो एवरेज प्राइस के क्लोज हो,
क्योंकि मैंने ना कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स को देखा था कि ये जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात बताई कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एवरेज प्राइस से कम भी टारगेट करते हैं लेकिन उनको सेल नहीं आती, और ज्यादा वालों को तो बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन जो लोग होते हैं जो एवरेज प्राइस के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं उनको बहुत ज्यादा सेल आती है। रीजन क्या है? रीजन ये कि एक तो अमेजोन रिकमेंडेशन हो जाती है, उनको मिल जाती है। और अमेजोन ने एवरेज प्राइस का फैक्टर रखा क्यों है फिर? ना रखता है अमेजोन अगर कोई फायदा ना होता। ऑब्वियस ही बात है, अमेजोन ने हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कैलकुलेशंस की होती हैं। उनको पता होता है कि इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ये होती है तो मैक्सिमम ये इस लेवल तक जा सकती है। तो ये चीज आपको ना वीबीसी में मिलेगी, ना आपको ईबीएस में मिलेगी, ना कहीं भी नहीं मिलेगी। ये मेरे ख्याल से मैंने ही थोड़ी देर पहले इसको दस्तयाब किया है। थोड़ी देर पहले का मतलब है 2-3 महीने पहले। ठीक है जी। तो इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, और इसका पॉजिटिव में ही फायदा निकला था। आप लोगों को भी इंशाल्लाह इससे फायदा होगा। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखना है आप लोगों ने कि प्राइस वेरिएशन, कौन सी वेरिएशन। पहले तो मैं तो बिल्कुल भी अगर आप मेरे से पूछे ना, मैं तो वेरिएशन अलाउ करता ही नहीं हूँ। दो से ज्यादा वेरिएशन तो सिर दर्द है, दो से ज्यादा वेरिएशन तो सिर दर्द है, जाना ही नहीं है दो से ज्यादा वेरिएशन के ऊपर। लेकिन अगर मजबूरी हो जाए, अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छी मिल गई है, प्रोडक्ट बहुत अच्छी मिल गई है, सेल बहुत अच्छी है, कॉम्पिटिटर्स का बाय बॉक्स विनिंग परसेंटेज हमारे पास बहुत अच्छी आ सकती है क्योंकि हम मिनिमम प्राइस टारगेट कर सकते हैं इजीली, हम अच्छी प्राइस टारगेट कर सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास अच्छा हो सकता है। तो ये अगर हैं चीजें हमारे पास, तो नीश भी बहुत अच्छी है, हम कहते हैं कि नहीं हमने जाना ही इस तरह की नीश के अंदर है, तो फिर उस केस में हम कहेंगे कि चलो ठीक है जी, क्योंकि नीश बहुत अच्छी है तो चले। हम लोग फिर किस तरह, हम क्या स्पेसिफाई करें कि हम किस वेरिएशन के साथ जाएंगे। तो उसमें दो फैक्टर मैंने आपको बता दिए। एक फैक्टर आपने देखना है प्राइस वाला, एवरेज प्राइस वाला। सेकंड फैक्टर वही जो ब्रांड आपको कहेगा इस लिस्टिंग में मीटू कर सकते हो, इस पे नहीं कर सकते, तो फिर ब्रांड जो लिस्टिंग कहेगा उस पर फिर मीटू कर ले आराम से। फिर जितना बिजनेस होता है करें, मूव ऑन टू योर नेक्स्ट प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो इस चीज को हम लोग ने जरूर ध्यान में रखना है। अच्छा जी, ये प्राइस वाला फैक्टर भी हो गया हमारा। हमारा मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग वाला फैक्टर भी हो गया कि हम लोग टूल की मदद से कैसे प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं और मैनुअल कैसे कर सकते हैं। मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग में स्कोप थोड़ा ज्यादा है। मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग में स्कोप थोड़ा ज्यादा है, इस तरह ज्यादा है कि मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग में हमें सजेशंस बहुत ज्यादा मिल जाती है। ठीक है जी। मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग में हमें सजेशंस बहुत ज्यादा मिल जाती है, एक ही नीश में, एक ही कैटेगरी में बहुत सारी सब कैटेगरीज आ जाती हैं, और सब कैटेगरीज के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं। और जब हम सब कैटेगरी वाइज देखते हैं ना, मतलब लेट्स सपोज अभी हमने सब कैटेगरी वाइज देखा था प्रोडक्ट्स को, और जब हम लोग सब कैटेगरी वाइज देखते हैं ना प्रोडक्ट को, तो उसमें होता ये है कि सब कैटेगरी में हमें टॉप में जो प्रोडक्ट रैंक नजर आती है ना, ऑब्वियसली वो होती है हर सेलर की मेन लिस्टिंग्स। अब ये जोबर स्टोर है, इसकी ये वाली लिस्टिंग हमारे होम एंड ऑर्गेनाइजर्स वाले ब्रांड में, होम एंड ऑर्गेनाइजर वाली नीश के अंदर टॉप में थी, फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे थी। तो ये क्या है? मेन लिस्टिंग सेलर की। हमें होलसेल में जब हम टूल की मदद से हंटिंग करते हैं तो हमें कभी कभार कोई इस तरह की प्रोडक्ट मिलती है कि वो हमारे सेलर की मेन लिस्टिंग हो, जो कि बीएसआर वाइज टॉप में रैंक हो, बीएसआर वाइज टॉप में रैंक हो। ठीक है जी। और उसका क्राइटेरिया भी हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हो। जब हम लोग टूल में बहुत कम मिलती है, लेकिन जब हम लोग मैनुअली कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। क्योंकि होता ये है कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो कि मीडियम कंपटीशन वाली होती हैं, उसके ऊपर रीजनेबल नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स ने मीटू किया होता है, ज्यादा कोई हाई कंपटीशन नहीं होता है, बीएसआर भी बहुत अच्छा होता है, टॉप पेज में उसका सब मेन नीश या सब नीश के अंदर उसका टॉप पेज पे वो नजर आ रही होती है। ठीक है जी। तो वो फिर हमें पता होता है कि ये क्योंकि सेलर की मेन लिस्टिंग है, तो हमें उसकी मेन लिस्टिंग का पता लग जाता है। तो ये जो मैनुअल मेथड है ये मेन लिस्टिंग को हंट करने के लिए होता है। सेकंड चीज ये। अच्छा जी। अब इसके बाद हमारी क्या चीज रह गई? इसके बाद हमारी दो चीजें रह गई हैं। एक हमारी चीज रह गई है कि ब्रांड। अच्छा सप्लायर कैसे ढूंढना है उस प्रोडक्ट का? सप्लायर कैसे ढूंढना है कि सप्लायर कौन होगा हमारा? या तो हम किसी लोकल सप्लायर से इन्वेंट्री पकड़ेंगे,
अब लोकल सप्लायर से जब इन्वेंट्री पकड़नी है उसके ऊपर क्या कंडीशन है, और इसी सप्लायर से जब इन्वेंट्री पकड़नी है तो उसका कंडीशन है। अब ये चीज हमें देखनी है। उसके बाद हमने बस देखना है कि कौन सी मार्केट बेस्ट है हमारे लिए होलसेल के लिए, ताकि हम लोग वर्किंग स्टार्ट कर दें अब, क्योंकि हमें प्रोडक्ट हंटिंग का काफी हद तक आज इंशाल्लाह अंदाजा हो जाएगा होलसेल के लिए। ठीक है जी। अच्छा जी, अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट चीज़ जो हमने देख ली है कि मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग होलसेल के लिए कैसे की जाती है, क्या टैक्टिक्स हैं। और कुदरतन मैंने आप लोगों को दो ऐसी टेक्निक्स, जो कि मैं सोच तो ये रहा था कि मैं लास्ट में बताऊंगा होलसेल के लिए, जब हम लोग होलसेल के टॉपिक को ख़त्म कर रहे होंगे, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि डिमांड बढ़ रही है होलसेल के वीएस की, और प्रोडक्ट हंटिंग, खासकर प्रोडक्ट हंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है होलसेल के लिए। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोग इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करके इसको आगे फायदे में ला सके और अपने लिए क्लाइंट जल्द से जल्द हंट कर सके। ठीक है जी। तो मेरी बेसिकली जो मैं मेरे पास जो कह लें कि टेक्निक्स होती हैं जिनको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ मोस्टली अमेजोन के लिए, तो उन टेक्निक्स में से कुछ टेक्निक्स, मैंने दो टेक्निक्स बेसिकली आज आप लोगों को बता दी हुई हैं। बाकी की जो टेक्निक्स है इंशाल्लाह आपको आगे फ्यूचर में पीएल के क्रॉस सबसे मेरे पास जो मोस्टली, क्योंकि मैं एज अगर आप लोगों को बताऊं कि मोस्टली मेरी जो वर्किंग होती है वो पीएल के लिए होती है। होलसेल में मेरी कोई ज़्यादा वर्किंग नहीं होती है, मुझे होलसेल इतना पसंद नहीं है। अगर मैं हकीकत की बात करूं कि मुझे होलसेल इतना पसंद नहीं है। ठीक है जी। पीएल ही होता है मेरा सारा, मेरा 24 जो चल रहा होता है पीएल के क्रॉस ही चल रहा होता है। होलसेल में कभी कभार होलसेल में जंप इन करते रहता हूँ। तो मेरी जो मोस्टली जो टेक्निक्स हैं वो होलसेल से रिलेटेड होती हैं, तो वो तो अभी सारी पड़ी हुई हैं। जो पीएल से रिलेटेड जितनी भी टेक्निक्स हैं ना वो तो सारी पड़ी हुई हैं हमारे पास अभी। लेकिन होलसेल की कुछ टेक्निक्स में से दो टेक्निक्स जो सेकेंडरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स थी मैंने बता दी हुई हैं। जो मेन टेक्निक्स हैं जो कि मेरी नहीं है बल्कि हमारे मुर्शद की कह लें आपके हुजैफा अली साहब की हैं, जो कि होलसेल के सबसे बड़े आप कह लें कि टाइकून हैं पाकिस्तान में, उनकी हैं। ठीक है जी। तो उनको हम इंशाल्लाह हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बेसिकली बाय बॉक्स विन से लिहाज से कि बाय बॉक्स कैसे विन किया जाता है, कैसे अपने अंग्रेज कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ते हुए कि उनको लगे कि वो आगे है, कैसे अपने अंग्रेज दोस्तों को या अपने कॉम्पिटिटर्स को ऐसे पीछे छोड़ना है कि उनको लगे कि वो आगे है, हालांकि रियलिटी में वो आगे नहीं है, रियलिटी में वो बहुत पीछे है। ये एक बहुत, मैं तो कहता हूँ कि जब मुझे उस टेक्निक का पता लगा ना, तो मैंने सोचा कि क्यों मैं पहले पीएल पे आ गया, मुझे पहले होलसेल पे जाना चाहिए था ये टेक्निक आजमाने के लिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है उनकी, उनकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है। अगर शायद मेरे ख्याल से आप लोगों ने किसी ने नहीं सुनी होगी, क्योंकि आज से तकरीबन कोई 1.5-2 साल पहले उन्होंने ये चीज़ बताई थी। तो होपफुली फ्यूचर में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हंटिंग होगी हमारी, प्रोडक्ट आ गई हमारे पास, क्राइटेरिया आ गया हमारे पास, अब हमने क्या करना है। अब हमने करना क्या, अब हमारा बेसिकली जो हंटिंग वाला जो हमारी मुश्किल थी ना वो खत्म हो गया। अब हम आ रहे हैं थोड़ी सी मुश्किल चीज की तरफ। अब हम आते हैं थोड़ी टेक्निकल चीज की तरफ। हंटिंग तो चले हम बचपन से करते आ रहे हैं, हम लोग, हमारे पास टूल हैं, हमारे पास, हमें मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग का पता है। लेकिन अब जो मुश्किल चीज है ना बेसिकली होलसेल में, वो है सोर्सिंग वाला पार्ट। होलसेल में जो थोड़ी मुश्किल चीज़ है ना बेसिकली, सिर्फ यही चीज़ है जो कि थोड़ी मुश्किल होती है। ऑर्डर जनरेट हो जाते हैं, सेल आ जाती है, प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बहुत माइनर प्रॉफिट भी जनरेट हो जाता है। लेकिन जो मुश्किल होती है वो सिर्फ होती है हमारी सोर्सिंग के फैक्टर के अंदर और ब्रांड अप्रूवल के वक्त। ठीक है जी। तो अब आते हैं अपने सोर्सिंग वाले फैक्टर की तरफ। ब्रांड से अप्रूवल लेना वो हम इंशाल्लाह आगे जाके करेंगे। तो सोर्सिंग हमने कहाँ से करवानी है, वो कौन से ऐसे लोग होंगे जिनसे हम अपनी सोर्सिंग वगैरह करवाएंगे। अच्छा जी। तो वो कौन से हम लोग किन लोगों से अपनी सोर्सिंग करवाएंगे। अब बेसिकली डिपेंड करता है हमारी प्रोडक्ट के ऊपर, बेसिकली डिपेंड करता है हमारी प्रोडक्ट के ऊपर कि अगर तो हम लोग एक ऐसी प्रोडक्ट और मार्केट के ऊपर, प्रोडक्ट और मार्केट दोनों मैं कहूँगा इस चीज़ में, कि अगर तो लेट्स सपोज हम लोग यूएई में, हम लोग के एस ए में हम लोग ऑस्ट्रेलिया में होलसेल करने जा रहे हैं जी। नॉन रजिस्टर्ड ब्रांड है और किसी नॉन रजिस्टर्ड ब्रांड के ऊपर ही मीटू कर रहे हैं हम। नॉन रजिस्टर्ड ब्रांड है और किसी नॉन रजिस्टर्ड ब्रांड के ऊपर ही मीटू कर रहे हैं। ठीक है जी। और उसको कोई टेंशन नहीं है, नहीं होती टेंशन।
कोई टेंशन नहीं होती उनको। ठीक है जी, उनको पता है ये काम हो रहा है। मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ कि खासकर यूएई और केएसए में, खासकर यूएई में एक ऐसा ब्रांड जो कि बहुत हाई नीश में सेलिंग कर रहा है, उसकी प्रोडक्ट पहले पेजेस पे मौजूद है, लोग धड़ाधड़ उसकी प्रोडक्ट्स के ऊपर मी टू कर रहे हैं, उसको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी, नहीं होती। तो आप लोग अगर किसी एक ऐसी मार्केट में वर्किंग कर रहे हैं जिसका नाम यूएई, केएसए या ऑस्ट्रेलिया है, तो उसमें होलसेल करने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो आपने ढूंढा है कि एक नॉन रजिस्टर्ड ब्रांड जो आउट ऑफ स्टॉक नहीं है, जो कि डेड नहीं है, ठीक है जी, होलसेल कर रहा है और आप उसकी लिस्टिंग के ऊपर मीटू करते हैं और वो आपके खिलाफ कोई केस नहीं करता। लें जी, आपको मिल गया एक पला पलाया ब्रांड, आपको मिल गया एक पला पलाया ब्रांड। हम लोग इंशाल्लाह जब हो यूएई में जाएंगे तो मैं इसको डीपली डिस्कस करूंगा इसको आपके साथ। तो हमें वो लिस्टिंग का ब्रांड मिल गया। अब उस बंदे ने यूएई में लेट्स सपोज 200 प्रोडक्ट्स लॉन्च की हुई हैं। आपके पास 200 तो नहीं, लेकिन कम से कम 100 प्रोडक्ट्स आपके पास आ गई। उसकी 100 अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स निकाल के उनका एसेंस सेव कर लें। ठीक है जी। और अच्छा, अब लेट्स सपोज उनकी 100, उसकी उस बंदे की 100 प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट उसकी ये वाली है, उसकी 100 प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट ये वाली है। ठीक है जी, जो कि सेट ऑफ आप कह लें कि 50 पैक का सेट है। मैंने क्या करना है अब इस केस में मैं इन्वेंट्री कहाँ से लूंगा? क्या सप्लायर से लूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं सप्लायर से इन्वेंट्री नहीं लूंगा, मैं ये जोबर वालों से इन्वेंट्री नहीं लूंगा। मैं लोकल मार्केट से, लोकल सप्लायर से, फिजिकल सप्लायर से इन्वेंट्री लूंगा। कैसी इन्वेंट्री लूंगा? चाहे बॉक्स ऐसा ना हो, चाहे बॉक्स ऐसा ना हो और बॉक्स के ऊपर ये लेबल ना लगा हो। ठीक है जी। मैं लेट्स सपोज, अच्छा, अब इसकी लिमिटेशन क्या है कि उसकी मैंने उन लिस्टिंग्स के ऊपर मैंने मीटू करना है जिन लिस्टिंग्स की बॉक्सिंग के ऊपर या पैकेजिंग के ऊपर उसका लेबल ना लगता हो। इसका तो लगा हुआ है ना, तो इसके ऊपर हम नहीं कर सकते। ठीक है जी। अगर हम लोग लेट्स सपोज बहुत करें, ठीक है जी, लेबल लगा हुआ है, हम नहीं लगाते लेबल। ठीक है जी, हम नहीं लगवाते। या अगर लगवा भी लेते हैं क्योंकि इन्वेंट्री तुम्हारे पास ही जानी है, कोई नहीं, लेबल लगवा लो। लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर, जो उसकी प्रोडक्ट हो, जो कि उसने, जो कि लोगों ने यूज करनी है, उनके ऊपर कभी भी लेबल ना लगाओ। जब आप लोग उन मार्केट्स में की होलसेलिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स के ऊपर कभी भी लेबल ना लगाओ। आप बॉक्स के ऊपर लगा लें ना लगाएं, वो आपकी अपनी मर्जी है। जब आपने मीटू कर लिया तो इसका आपको कोई इशू नहीं होगा। ये थी हमारे पास एक सेकेंडरी कंडीशन। ठीक है जी, सप्लाई ढूंढने की। ये हमारे पास एक सेकेंडरी कंडीशन थी, सप्लाई ढूंढने की। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी हमारे पास, हमारी इन मार्केट्स में आ जाते हैं जहाँ पे होलसेल की बहुत डिमांड है, होलसेल की बहुत चर्चा है। जिन मार्केट्स में हमारे पास यूएसए मार्केट, यूके मार्केट, यूरोपियन मार्केट्स हैं, तो इनमें अब हम होलसेल कैसे करेंगे? इनमें सबसे पहले तो अप्रूवल लेना होता है, वो हम देख लेंगे कैसे लिया जाता है। अब इन मार्केट्स में लोगो वाली प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने मीटू करना है, तो हमने इन्वेंट्री कहाँ से लेनी है? ऑब्वियसली जो हमारा मेन सप्लायर है। ठीक है जी, मेन सप्लायर के ऊपर जाएं, उसकी विजिट, उसका स्टोर विजिट करें। सबसे पहले तो उसका स्टोर विजिट करें, स्टोर वेरीफाई करें, उसका स्टोर वेरीफाई करें। अच्छा जी, स्टोर पे आ गए हम लोग। बड़ा बेहतरीन स्टोर बनाया हुआ है इस बंदे ने। ठीक है जी, इसका मतलब है ये बंदा कोई पक्का होलसेल सप्लायर है। इसके पास हैंगर्स भी हैं, ऑर्गेनाइजर्स भी हैं, स्टोरेज भी है, बहुत सारी सीजनल स्टोरेज वगैरह सब कुछ ही है इसके पास। तो ये है हमारा एक प्रोफेशनल होलसेल सप्लायर। इसका पकड़ा हमने, इसका नेम पकड़ा, गूगल पे आ गया जी। इसका नेम पकड़ के हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। गूगल पे इसकी वेबसाइट ढूंढेंगे अब हम लोग। ये देखें जी, zuberhome.com, जुबर होम की वेबसाइट मिल गई टॉप के ऊपर। ठीक है जी, लो जी, इसकी वेबसाइट भी आ गई, जो कि बेहतरीन चीज़ है हमारे लिए। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? हम लोग अभी सप्लायर ढूंढ रहे हैं, याद रखिएगा। इसकी हमारे पास ऊपर superhome.com के नाम से, क्योंकि यूएसए का सप्लायर है, यूएसए की इसकी मेन हमारे पास वेबसाइट आ गई है। इसकी वेबसाइट को विजिट कर लें। अब वेबसाइट को विजिट करते हुए दो से तीन चीजें जो मैंने लास्ट में आपको बताई थी, कि क्या चीजें हमने देखनी है कि हमें पता लगे कि वाकई में ये बंदा एक एक्चुअल होलसेल सप्लायर है। सबसे पहली चीज, अगर उस बंदे ने अपनी वेबसाइट के ऊपर, अब ये उस बंदे की वेबसाइट है, ये जोबर वालों की वेबसाइट है, ठीक है जी। अब सबसे पहले क्या चीज है कि सबसे हमें कैसे पता लगेगा कि वाकई में एक होलसेल सप्लायर है? और अगर हम इससे कांटेक्ट करेंगे तो ये हमें मोस्ट लाइकली अप्रूवल दे देगा
वो चीज़ वेरीफाई ये करनी है कि उस बंदे ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हो, इसने दिया हुआ है, उस बंदे ने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। सेकंड मोस्ट एक्यूरेट चीज़ जो कि 120% ये चीज़ बता देती है कि ये एक होलसेल सप्लायर है, वो ये है, इसने होलसेल लिखा हुआ है। अगर इसकी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस या हो लिखा हो तो वो एक एक्चुअल होलसेल सप्लायर है। ठीक है जी। अगर उसकी वेबसाइट पे होलसेल या उसका नंबर दिया हो तो इसका मतलब है कि वो एक्चुअली में एक होलसेल सप्लायर है। अब जी हमने लेना है इससे कम से कम, सबसे पहले इसके ऊपर सब्सक्राइब करना है हमने, इसकी वेबसाइट को सब्सक्राइब कर दें आप। ठीक है जी। इसका पढ़ लें। वी आर मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू विद एनी क्वेश्चन ऑन कंसर्न you may have. Please email us at any time or contact us by phone during our hours or operation. We will get back to you within 1 business day. थैंक यू फॉर कॉन्स्टिंग जुबर वन। ठीक हो गया जी। ये तो पक्का एक कोई होलसेल सप्लायर है। ठीक है जी। अच्छा जी। ये इसकी ईमेल भी, आप इसको ईमेल भी कर सकते हैं, इसकी वर्किंग आवर देख लें। मैं तो रिकमेंड ही करूंगा इसको इसके वर्किंग आवर में कॉल कर लें आप। अब हम थोड़ा सा आ रहे हैं अप्रूवल की तरफ कि हमने ब्रांड इन्वेंट्री ब्रांड से कहाँ किस तरह अप्रूवल लेना है। इसलिए लिस्टिंग हमें नजर आ गई, लिस्टिंग पसंद है, क्लाइंट ने हाँ कर दी है। अब हम आते हैं इसको अप्रूवल की तरफ। रजिस्टर्ड ब्रांड रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आपने अपनी तरफ से करवा कर रख लेना अपने पास। ठीक है जी। फिर आना है इसके ऊपर आपने, यहाँ पे आपने अपना अपना जो ब्रांड है, आपका जो ब्रांड है, ठीक है जी, आपने अपने ब्रांड की यहाँ पे देनी है, फुल नेम बताना है। आपने इंडिविजुअल नेम नहीं बताना, अपने ब्रांड का बताना है, या जिस जो आपका क्लाइंट है उसका नाम बताना है। यहाँ पे आपने आपके क्लाइंट का फोन नंबर जो कि यूएसए या यूके का होगा, उसकी ईमेल जो कि उसने यूएसए या यूके से बनाई हुई है, रीजन फॉर कॉन्टेक्टिंग यहाँ पे रीजन बता दे। होलसेल क्या नाम है, इंक्वायरी करनी है आपने सबसे पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि आप इंक्वायरी के साथ जाएंगे। फिर सेकंड टाइम आप उससे ऑर्डर होलसेल ऑर्डर प्लेस करेंगे उसके साथ। सब्जेक्ट आप बता दें क्या है सब्जेक्ट आपका यहाँ पे। अच्छा, एक ना कुछ कह लें आप कि कुछ लवाजमात होती हैं, कुछ रवायत होती हैं, रवायात कह लें आपके, सब्जेक्ट लिखने की, आगे मैसेज टाइप करने की, और आइटम बता दें यहाँ पे कौन सी है। वो एक रवायत होती है, वो बेसिकली उनके ना कुछ स्टेप्स होते हैं, जब हम पहले उन स्टेप्स को देखेंगे फिर हम यहाँ पे आके ना ये सब्जेक्ट टेक्स्ट मैसेज वगैरह पुट करेंगे और फिर इसको सबमिट करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए आप लोग ये चीज़ देख लें कि अप्रूवल हम लोग उसकी मेन गूगल की वेबसाइट से लेना होता है। यहाँ पे हम लोग जब हम लोग सीख लेंगे कि सब्जेक्ट कैसे, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए हमारा, मैसेज किस तरह टाइप करना है, क्या क्या हमारे मेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए मैसेज के अंदर। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, किस चीज़ को फोकस करना है, किस चीज़ को फोकस नहीं करना, क्या क्वेरी करनी है उसके साथ, ये सारी चीज़ें किस तरह पूछनी होती है। तो ये पहले हम उसको देखेंगे, फिर हम यहाँ पे आके ये जो हमारा 50% रह गया इसको कंप्लीट करेंगे। तो दो चीजें हमारी होगी, एक प्रोडक्ट हंटिंग मैनुअली, सेकंड कि इन्वेंट्री कहाँ से मिलेगी, लोकल क्या नाम है गल्फ मार्केट के अंदर इन्वेंट्री कहाँ से मिलेगी, और स्टैब्लिश्ड मार्केट्स के अंदर इन्वेंट्री हमें कहाँ से मिलेगी। गल्फ मार्केट के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें इन्वेंट्री मिलेगी लोकल मार्केट से। ठीक है जी। जो फिजिकल मार्केट है, जिस तरह पाकिस्तान में लाहौर में नारकली हो गई, ठीक है जी, इस तरह उसी तरह वहाँ की जो लोकल मार्केट्स हैं उधर से आपने इन्वेंट्री लेनी है। लेकिन जब हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि अगर हम लोग किसी के ऊपर मीटू करते हैं तो मोस्ट लाइकली इन्वेंट्री उसी ने हमें देनी होती है। लेकिन अगर नहीं भी देनी होती तो पहले हमने उसे कंफर्म करना होता है। ये ना हो कि हम कहीं के हम कंफर्म भी ना करें, इन्वेंट्री कहीं और से उठा लें, तो वो कल हमें पहले सेलिंग करने से पहले ही हमें निकाल दे। उसे पूछ लें पहले कि क्या इन्वेंट्री आपने हमें देनी है या किसी और ने देनी है। अगर तो वो कहता है कि नहीं, क्योंकि एक ऐसी प्रोडक्ट है, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट एक ऐसी प्रोडक्ट है, हैंगर्स, ब्लैक हैंगर्स मैंने आपको दिखाए थे, कि वो आपको इस क्वालिटी में कहीं से भी मिल जाएंगे। तो आप ऐसा करें कि मैं आपको रेफर कर देता हूँ कि आप इधर से ले लें, मैं नहीं दूंगा लेकिन मैं आपको रेफर कर देता हूँ, तो फिर जो वो रेफर करेगा उधर से ले लें। अगर वो कहता है कि नहीं क्योंकि मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ इसको, तो इन्वेंट्री आप मेरे से ही लेंगे, तो फिर आप उसी से इन्वेंट्री लेंगे, जो कि मोस्ट लाइकली ये बंदा खुद ही देगा, क्योंकि इसने होलसेल ऑर्डर का कहा हुआ है, होलसेल ऑर्डर का इसने बताया हुआ है। तो ये चीज होती है। ठीक है जी। तो इन्वेंट्री हमें कहाँ से मिलेगी, उसकी गूगल वेबसाइट से मिलेगी हमें। पहले तो उसकी गूगल की वेबसाइट पे जाके उनसे कांटेक्ट करना है, उनसे सारी क्वारीज वगैरह लेनी है, एमओक्यू वगैरह साइन करवाने हैं सब, फिर उनसे इन्वेंट्री लेंगे।
ठीक हो गया, दो चीजें हमारी होगी, इन्वेंट्री का इशू हमारा रिजॉल्व हो गया और हमारी मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग का इशू रिजॉल्व हो गया। थर्ड चीज हमारी जो आज का टॉपिक था हमारा, उसकी लास्ट चीज है, वो है कि मार्केट कौन सी सजेस्ट करते हैं हम लोग, या फेसबुक ग्रुप्स वाले, एक्सट्रीम कॉमर्स वाले, क्योंकि मैं एक्सट्रीम कॉमर्स या नेबलर्स को मैं होलसेल में किसी भी लेवल का नहीं समझता है, बहुत बहुत मादत के साथ। होलसेल के अंदर अगर हम लोग स्पेसिफिकली होलसेल की बात करें तो पीएल में तो हमारे पास कह लें कि बलाएं हैं ये एक्सट्रीम कॉमर्स और ये नेबलर्स। लेकिन जब हम लोग होलसेल की बात करते हैं तो होलसेल में सिर्फ एक ही नाम हमारे सामने आता है, हमारे मुंह पे आता है, वो है हमारा ई कॉमर्स सक्सेस। आप लोग में से शायद बहुत सारे लोगों को ना पता हो ई कॉमर्स सक्सेस का, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग होलसेल के क्लाइंट्स को हंट करें, आप लोग ज़्यादा वर्किंग होलसेल में करने चाहते हैं क्योंकि होलसेल में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है आजकल, तो अगर आप ये चीज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको ई कॉमर्स सक्सेस का ग्रुप ज्वाइन करना है, क्योंकि होलसेल की सारी इंफॉर्मेशन आपको उधर से मिलेगी, न्यू न्यू टेक्निक्स आपको वहां से मिलेंगी ई कॉमर्स सक्सेस के ग्रुप से, जो कि हुजैफा अली का ग्रुप है। और ये अच्छा, एक और प्रिडिक्शन मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ आज, क्योंकि आज पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं आप लोगों के सामने ना नई नई चीजें ला के रखूँ, प्रिडिक्शन वगैरह करूँ। तो एक और प्रिडिक्शन मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि अभी जितना जमा कर सकते हो, जितना शीरा जमा कर सकते हो, जितनी मिठाई जमा कर सकते हो कर लो ई कॉमर्स सक्सेस से। क्यों? क्योंकि हुजैफा अली जो कि मेन बंदा है वहां का, जो कि एडमिन है वहां के, जिनकी वजह से वो ग्रुप चल रहा है, उन्होंने कह दिया है कि मे बी नेक्स्ट ईयर मैं खुद इस ग्रुप को लीव कर जाऊं। वो चाह रहे हैं अब अपनी जिंदगी वो आराम से गुजारें, खुद का होलसेल बिजनेस करें, इन चक्करों में अब ना पड़े। ठीक है जी, तो मोस्ट लाइकली मुझे भी ऐसा लगता है कि वो अगले साल इन ये अपना ग्रुप खुद ही लीव कर देंगे। तो अगर हुजैफा अली ग्रुप लीव कर गए तो बाद में कोई एक ऐसा बंदा नहीं बचता है जो उनके लेवल का हो और उनके लेवल का नॉलेज शेयर करे ग्रुप में। तो वो वाला ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, जितना नॉलेज हो सके गेन करें, इससे पहले कि वो वहां से छोड़ के चले जाएं। अगर वो छोड़ के चले गए फिर वो खाली है वो ग्रुप, और कुछ भी नहीं है उधर, फिर उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो फिर आपको एनेबलर में मिल जाएगी। ठीक है जी, तो ये चीज आप लोगों ने जरूर करनी है। ई कॉमर्स सक्सेस बेहतरीन चीज है हमारे पास। अच्छा जी, मार्केट की बात कर रहा था मैं, मार्केट से घूम के वापस मैं फिर कहीं और पे चला जाता हूँ। मार्केट की बात कर रहा था कि अब मार्केट क्या सजेस्ट करते हैं, किन मार्केट्स में जाया जाए। दोनों सिनेरियोज की बात कर लेते हैं। वैसे तो आप लोगों को दोनों सिनेरियोज का पता है, आपको लीगल सिनेरियो का भी पता है, आपको इलीगल सिनेरियो का भी पता है, लीगल मार्केट प्लेसेस, इलीगल मार्केट प्लेसेस। ठीक है जी, तो किन में जाया जाए। अब अच्छा, अब देखने में तो क्या लगता है, देखने में क्या चीज, देखने में तो यही चीज लगती है ना कि जो गल्फ मार्केट्स हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत इलीगल वे से होलसेलिंग हो रही है, वहीं पे जाया जाए, क्योंकि होलसेल तो वैसे ही होलसेल बहुत ज्यादा फास्ट एक अर्निंग का प्रोसीजर है, एक बहुत ज्यादा जल्दी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम वहां पे जाएंगे तो और भी जल्दी हो जाएगी। मतलब लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा होलसेल 2 हफ्ते में स्टार्ट हो रहा था, वहां पे हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सोच काफी हद तक ठीक नहीं है, काफी हद तक ठीक भी है, काफी हद तक ठीक नहीं है। मोस्टली ये ठीक नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है कि हम लोग जल्दी की तलाश में ज्यादा को छोड़ रहे हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। हम लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि वहां पे होलसेल जल्दी स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल, आपके यहाँ पे जितना टाइम लगना है उससे 50% कम पे स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन वहां की सेल यहाँ की सेल से 50% कम ही है। ठीक है जी, यहाँ पे बेसिकली क्या वजह क्या है, आप लोग वहां पे क्यों जा रहे हैं? ब्रांड रजिस्टर नहीं है, ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं है, अकाउंट यूएई का है, कोई मसला नहीं है। आप लोग यूएई को छोड़ के आप यूके में आ जाइए। यूके में आप वर्चुअल एड्रेस को यूज करते हुए, वर्चुअल आईपी को यूज करते हुए, या अपने किसी रिलेटिव का एड्रेस वगैरह यूज करते हुए अपना ब्रांड रजिस्टर करवा लें, या कम से कम ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लें अपना। ठीक है जी, उसके ऊपर अपनी वेबसाइट बनवा लें आप, सिंपल। ठीक है जी, आपके लिए दो से तीन चीजें करानी है जो कि महीने में हो जाती हैं, 1 महीने या 2 महीने में हो जाती हैं ये चीजें, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस ये सिर्फ ये चीजें करवा के आप यहाँ पे अगर एक ब्रांड के साथ अटैच हो ना, तो एक ब्रांड आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स दे देता है। 100, 150, 200 प्रोडक्ट्स आपको, अगर आप अच्छे ब्रांड के साथ अटैच हो ना तो हजारों के करीबी मिल जाती हैं। ठीक है जी, तो और अच्छा, और होता ये है
कि जब आपको हजारों की करीब प्रोडक्ट मिलती है ना, तो उन हजारों प्रोडक्ट्स में से आप अगर 500 के ऊपर भी बाय बॉक्स विन कर रहे हो, डेली के दो दो ऑर्डर भी आए, तो कहाँ बात जाती है एक अच्छे ब्रांड के साथ अटैच होने से। और वही अगर हम लोग होलसेल में आ जाएं, एक ब्रांड है जिसकी 1000 प्रोडक्ट्स हैं, 1000 में से उसकी 70 to 80% प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि बिल्कुल खाली पड़ी होंगी, और उसकी 300 से 400 प्रोडक्ट्स होंगी जो चलने वाली होंगी। उन 300 से 400 में से भी 200 से 250 प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जिनके ऊपर उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई होंगी, जिनके ऊपर वो मीडिया को अलाउ नहीं करता होगा, और बाकी के ऊपर आप कर रहे होंगे। और उनमें से क्या होगा कि कब किसी के ऊपर आप बाय बॉक्स विन कर रहे होंगे, किसी के ऊपर नहीं कर रहे होंगे, किसी में से ऑर्डर एक दिन आएगा, अगले दिन नहीं आएगा। ये होगा हमारा उधर का हाल। सेल आ जाएगी, सेल तो उधर भी आ जाएगी, अच्छी खासी सेल उधर भी आ जाएगी, मैंने खुद उधर बहुत अच्छी खासी सेल अर्न की हुई है, लेकिन इसके लेवल की सेल नहीं होगी जो कि हमें यूके में मिलेगी, जो कि हमें यूके में मिलेगी। तो मैं तो अब बेसिकली, अगर आप लोगों को इस मेरी बात से पता समझ लग ही गई होगी कि यूके को बहुत ज़्यादा स्पोर्ट स्पोर्ट मिल रही है। तो हमारे पास यूके और यूएस दोनों ही होलसेल में, यहाँ पे होलसेल के अंदर पीएल वाला साहब नहीं है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे यूके को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं ज़्यादा यूएसए को सपोर्ट कर रहा हूँ। यूएसए और यूके दोनों सेम लेवल की होलसेल मार्केट है, बहुत अच्छी सेल वाली मार्केट्स हैं, बहुत अच्छी क्या नाम है, प्रॉफिट वाली मार्केट है, और यहाँ पे ब्रांड अप्रूवल, ब्रांड रजिस्ट्री वगैरह आसान भी है, ठीक है जी। तो मेरा क्या, बल्कि हर बंदा आपको यही सजेस्ट करता है कि उन मार्केट में जाने से अच्छा आप लोग इन मार्केट्स में जाओ, ठीक है जी। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो 3 टॉपिक्स हमारे क्लियर हो गए। एक मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग हमारी क्लियर होगी, एक मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से करवानी है, किस कंडीशन में कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करवानी है, ये वाले टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। और थर्ड टॉपिक हमारा अभी हमने देखा कि कौन सी मार्केट ज़्यादा प्रेफरेबल है और क्यों, क्यों ज़्यादा प्रेफरेबल है। ऑब्वियस सी बात है, एक तो सेल्स के लिहाज से, एक अथेंटिसिटी के लिहाज से, और ज़्यादा सिक्योर है ये जो यूएस से यूके की मार्केट है ना, ये ज़्यादा सिक्योर है। क्यों? क्योंकि जब आप गल्फ मार्केट्स में जाते हैं ना, क्योंकि वहां पे कभी भी आपको ब्रांड अपनी लिस्टिंग से हटा सकता है, कभी भी आपको ईमेल या मैसेज आ सकता है कि इस लिस्टिंग से हट जाओ, और आपको हटना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक तो आपने उससे बगैर पूछे उसके ऊपर मीटू किया है, अब आप उसकी सेल भी इंजॉय कर रहे हो, तो अगर कल वो आपको कहता है कि हट जाओ, तो आपको हटना पड़ता है, आप उसको कुछ कह भी नहीं सकते। तो वो सिक्योर नहीं है, वो आपका एसेट नहीं बनता। लेकिन अगर आप यहाँ पे हैं, ये इन मार्केट्स में, यूएसए यूके वाली मार्केट्स में हैं, तो इनमें अगर आप 100 से 150 प्रोडक्ट्स के ऊपर मीटू कर रहे हैं, और ऐसे ब्रांड्स के ऊपर कर रहे हैं जो सिक्योर है, जिन्होंने आपसे लंबे कॉन्ट्रैक्ट बनाए हुए हैं, 2 साल, 1.5 साल, साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, ठीक है जी। तो अगर आप उससे अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, तो आप अगर उससे लेट्स सपोज आपने साल का बनाया, साल आपने अच्छी खासी अर्निंग किया, पर मंथ आपका 10 से 15 हज़ार डॉलर की सेल हो रही है, ठीक है जी। अब आप चाहते हैं कि मैं इसको फ्लिप करूं, ठीक है जी। अकाउंट उतनी अर्निंग कर रहे हैं, अब आपने फ्लिप करना है, तो उसका प्रोसीजर क्या है, आप 1 या 2 साल और की उससे एमओक्यू साइन करो ब्रांड्स के साथ, 1 या 2 साल और का एमओक्यू साइन करो, ठीक है जी, और फिर किसी और को भेजो, तो फिर वो आपको पे करेगा। लेकिन उस केस में वो आपको इस तरह नहीं पे करेगा कि आपने जो खर्चा किया है लिस्टिंग के ऊपर वो इन्वेंट्री जितनी नहीं, वो सिर्फ आपको पे करेगा कि कितने की इन्वेंट्री अवेलेबल है अभी, कितने यूनिट्स की इन्वेंट्री अवेलेबल है, इसकी कैलकुलेशन भी हम कर लेंगे कि कितने यूनिट की इन्वेंट्री अवेलेबल है, और इसमें के ब्रांड से अप्रूवल लेने में कितना खर्चा हुआ है। और ये दो चीजें, ये और सिंपल एक चीज होती है कि अकाउंट अर्निंग कितनी कर रहा है, उसको मल्टीप्लाई बाय 20-25 के करीब मल्टीप्लाई होता है वो। पीएल में तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है ना, पीएल में लेट्स सपोज आपने 2 साल में कितना खर्चा किया है वो, कितनी यूनिट्स की इन्वेंट्री पड़ी है वो, और कितनी अर्निंग कर रहा है, उसको मल्टीप्लाई बाय 30। तो पीएल तो बहुत ही बड़ा एसेट है ना, पीएल का तो मुकाबला कर ही नहीं सकता होलसेल, लेकिन फिर भी बाकी मार्केट्स के लिहाज से ये मार्केट बहुत ज्यादा सिक्योर भी है, और ये आपका एसेट भी बिल्ड कर सकती है, ठीक है जी, क्योंकि एसेट बिल्डिंग हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तो सन्नी भाई ने भी कह दिया था, सनी ली सर ने भी कह दिया था, लास्ट सैटरडे को कहा था, मेरे ख्याल से फ्राइडे को कहा था। मेरे तो वैसे बहुत दिल में ये बात लगी कि अगर क्लाइंट्स चाहते हैं कि वो एसेट बिल्डिंग करें, क्योंकि एसेट बिल्डिंग बहुत जोर दिया जाता है एसेट बिल्डिंग में हर जगह पे, तो वो वीएस की बजाय बीसी के स्टूडेंट्स के साथ जाए। मैं इस बात से काफी हद तक इख्तलाफ ही रखता हूँ। क्यों इख्तलाफ रखता हूँ? क्योंकि बेसिकली
वीएस का होता ये है कि एसिड में जब आप एसिड बनाते हैं ना तो एसिड आपका अपना होना चाहिए। जब आप बीसी के स्टूडेंट्स के साथ करते हैं ना, वो बेसिकली होता ये है कि वो अपनी भी लॉन्चें कर रहे होते हैं तो उनका उधर भी ध्यान होता है और वो आपकी तरफ भी ध्यान दे रहे होते हैं, तो 50-50% ध्यान होता है, भटका ध्यान होता है। वीए का 100% ध्यान आपके ऊपर होता है। ठीक है जी, वीए एक ऐसा बंदा है जो मार्केट में जाके सब कुछ कर रहा है, बीसी एक ऐसा बंदा जो सिर्फ देख रहा है कि हो क्या रहा है। ठीक है जी, वो ऊपर ऊपर से देख रहा है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या किस तरह काम हो रहा है, बस। तो मैं मेरा तो वैसे उस चीज से इतना थोड़ा सा था, मतलब इख्तलाफ ही था, लेकिन फिर भी एसिड बिल्डिंग वीएस ही कर रहे हैं बेसिकली, बीसी के स्टूडेंट्स अपने लिए कर रहे हैं, क्लाइंट्स के लिए इतना नहीं कर रहे हैं वो। ठीक है जी, तो ये हमारे बेसिकली आज के 3 टॉपिक्स थे जो हमने स्टडी किए हैं। अगर इसमें किसी का भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले मेरे से अब, और टॉपिक रिलेटेड ही पूछिएगा। फ्यूचर वाले जो क्वेश्चन है उनको जरा इग्नोर ही कीजिएगा। अच्छा जी सर, यूरोपियन मार्केट्स में अच्छी हैं होलसेल के लिए? जी बिल्कुल, यूरोपियन मार्केट्स भी अच्छी हैं, बेसिकली यूरोपियन मार्केट ही अच्छी हैं होलसेल के लिए। बहुत ज़्यादा होलसेलिंग हो रही है यूरोपियन मार्केट में, खासकर यूके, जर्मनी, इस तरह की मार्केट्स में बहुत ज़्यादा होलसेलिंग हो रही है। और मैं अगर मैं आपको बताऊं कि जर्मनी में भी काफ़ी लोग ना बगैर अप्रूवल के मीटू कर लेते हैं, अगर आपके पास EAN नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। आपको EAN नंबर रजिस्टर कराना पड़ता है, फिर आपकी लिस्टिंग के ऊपर कोई मीटू नहीं करता है। लेकिन अगर आपने नहीं करवाया हुआ तो आपकी लिस्टिंग के ऊपर लोग मीटू कर लेते हैं और उनको आप हटा नहीं सकते हैं। अमेजोन आपसे पूछता है कि आप मुझे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिखाओ, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लेम करने के लिए आपको EAN नंबर चाहिए होता है या ट्रेडमार्क चाहिए होता है। तो आप पहले ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते हो, फिर EAN रजिस्टर कराते हो। तो होलसेल इन मार्केट में बहुत अच्छा है। पीएल में थोड़ा सा मैं कहूंगा कि जर्मन मार्केट में बगैर EAN नंबर के आप, रजिस्टर्ड EAN और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के आप यूरोपियन मार्केट्स में ना ही जाएं, आपकी लिस्टिंग पे हाईजैकर्स बहुत आ जाते हैं। जी अब्दुल हनान शेख, आप पूछें। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो होलसेल के लिए हम लोग परमिशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये सैमसंग वगैरह से अगर लेनी हो, तो सर इसका क्या क्राइटेरिया होगा? जैसे लोग बेचते हैं उनके सैमसंग चार्जर्स वगैरह से वगैरह। परमिशन लेना, ये तो बेसिकली बहुत हाई क्राइटेरिया इनका, इनका सोखा नहीं है। आप आज सैमसंग से, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि जिस तरह ब्रांड अप्रूवल की लेते हैं आप, उसी तरह होलसेल अप्रूवल के लिए भी यही होता है कि आप आज अगर अप्लाई करेंगे तो लेट्स सपोज कोई 2-3-4 साल बाद जाके हम जैसे एक लोकल ब्रांड को अप्रूवल मिलेगा। ऑब्वियसली अगर मैं एक ब्रांड हूँ और मेरा बहुत नाम है उन मार्केट में, जिन मार्केट में नाइकी और अमेजोन वालों का ब्रांड है, तो फिर मुझे क्या पता वो जल्दी अप्रूवल दे दें। लेकिन क्योंकि लेट्स सपोज मैं अभी नया नया सेलर हूँ, मैं मार्केट में नया नया आया हूँ, मेरा कोई नाम नहीं है मार्केट में, ठीक है जी, तो उस केस में क्या पता मुझे 3 साल लग जाए, क्या पता 4 साल लग जाए, क्या पता 20 साल लग जाए। सर अप्रू- इसका ये अमाउंट ये होगा? प्रोसीजर सेम ही है, प्रोसीजर सेम ही है, जी लेकिन सर। टाइम बहुत लगेगा हमें। और सर इन्हें पैसे भी देने पड़ते हैं अलहदा से कोई, फ्रेंचाइज खरीदने पैसे, के? ऑब्वियसली मैंने कभी इतने बड़े ब्रांड से कांटेक्ट किया नहीं, इंशाल्लाह जब करेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता उस चीज़ के पैसे देने पड़ते हैं। जो पैसे देने पड़ते हैं ना वो सिर्फ यही है कि प्रॉफिट में ऑब्वियसली हिस्सा होता है उनका, और इन मैन्युफैक्चरिंग में उनका जो उनसे ही लेनी पड़ती है, तो यही चीज़ होती है, एक्स्ट्रा कोई और पैसे नहीं होते हैं। ठीक है ये सर। तो किसी भी ब्रांड के साथ नहीं होता है। आपको पैसे जो देने पड़ते हैं ना वो सिर्फ आपको आपकी सेल पे देने पड़ते हैं और उसके प्रॉफिट पे देने पड़ते हैं, ऑब्वियसली प्रॉफिट पे देने पड़ते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के देने पड़ते हैं, बस। सही। सर ये फिर ये किस तरह से सेल आउट कर रहे हैं, ये जो सैमसंग के चार्जर्स और ये वो चीजें? ये अपनी इंडिविजुअल लिस्टिंग्स बना के बैठे हुए हैं ना, ये जो लोग हैं ये जी अपनी सर। इंडिविजुअल लिस्टिंग्स बना के बैठे हुए हैं। ठीक है जी, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने इंडिविजुअल लिस्टिंग्स के लिए अप्रूवल ली हुई है, और ये लोग या तो फर्स्ट कॉपीज वगैरह सेल कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग रेप्लिका सेल कर रहे हैं। अगर जो मेन कुछ लोग, कोई इक्का दुक्का परसेंट लोग जो ओरिजिनल सेल कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अप्रूवल लिया हुआ है, जो कि बेसिकली बहुत नामी ग्रामी ब्रांड्स हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनकी, बहुत बड़ी अमाउंट पे उन्होंने इन्वेंट्री पकड़ी हुई है पीछे से, और फिर अप्रूवल लिया हुआ है, फिर उन्होंने उन उस लिस्टिंग के ऊपर ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया है, फिर सेलिंग कर रहे हैं, ऐसे नहीं सेलिंग कर रहे ये। और सर अगर हम इन लिस्टिंग वालों से मीटू करवा लें तो? अगर वो अलाउ करते हैं ठीक है, अगर ऑब्वियसली बात है, मैं एक पीएल सेलर हूँ, मेरी अपनी लिस्टिंग है, तो मैं क्यों अलाउ करूंगा किसी को किसी को मेरी लिस्टिंग के ऊपर आके बैठ के सेल करना? मैं तो नहीं करूंगा। अगर जी सर। आपको आपको तो
अभी इस बात का पता लगा ना, तो हमसे कितने साल पहले बहुत सारे लोगों को इन चीजों का पता था, लेकिन देख ले किसी ने किया मीटू उनके ऊपर, वो अप्रूवल ही नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, उनको पता है कि मेरी अच्छी खासी सेलिंग हो रही है, मैं खुद तो मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं रहा, पीछे से मैं मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा हूँ, तो आगे से अगर मैं पीछे से पकड़ के किसी और को दूंगा तो ऑब्वियसली अमेजोन वालों ने मुझे पकड़ना है, ठीक है जी, सॉरी, आईफोन वालों ने मुझे पकड़ना है, तो वो बस चुप करके बैठे हुए सेलिंग कर रहे हैं। जी सर, सही, ठीक है, थैंक यू सर। जी जी पूछे। जी, फॉर एग्जांपल हम इन्वेंट्री बाय करते हैं अपने सेलर से ना, तो वो हमें वो अपनी इन्वेंट्री से फारिग होना चाह रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में वो निकालना चाह रहा था अपनी इन्वेंट्री बल्क में, तो हमने बाय करके हमने बेच दी, तो उसके बाद क्या वो लिस्टिंग से हमें निकाल सकता है, या हमें लिस्टिंग अगर वो डिलीट कर देता है तो उसका क्या सोल्यूशन होगा? अगर लेट अब आप कहना चाह रहे हैं कि एक मेन सप्लायर है जिसकी अपनी लिस्टिंग है और हम उसकी जी। लिस्टिंग में मीटू करके बैठे हुए हैं, यही जी, हमने सिनेरियो। उसे इन्वेंट्री भी, जी इन्वेंट्री भी बाय कर ली है ना, उसके बाद वो हमें निकाल अब सकता हमने है? उससे इन्वेंट्री पकड़ ली, हम अब हम्म। हमने उससे इन्वेंट्री पकड़ ली, अब उसके पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, ठीक है जी, इस केस में लिस्टिंग वो डिलीट नहीं करेगा, सेलिंग हम करेंगे, क्योंकि हम अगर लेट सपोज एक अकलौते सेलर है उस लिस्टिंग के ऊपर, अब मेन सेलर चला गया हुआ है, ठीक है जी, हम एक अकलौते सेलर है, लिस्टिंग है मेन सेलर की ही, लेकिन सेलिंग अब उसके ऊपर हम कर रहे हैं, तो उसका जो बाय बॉक्स 100% वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी, उसकी सारी इन्वेंट्री फिर हम सेल आउट कर देंगे, फिर उसके बाद नई इन्वेंट्री लेके सेल करेंगे कहीं और से, यही होगा। लेकिन वो ना तो लिस्टिंग डिलीट करेगा और वो हमें भी नहीं निकालेगा, क्यों, क्योंकि अगर तो हमने किसी यूएस या यूके की मार्केट के ऊपर उसको एमओक्यू साइन करवाया हुआ है उससे कि 2 साल से पहले या 1 साल से पहले आप हमें नहीं निकाल सकते, तो वो नहीं निकालेगा। ठीक है सर, जो बेसिकली अमेज़न जो है वो इसको गारंटी करता है इस प्रोसेस को? ऑब्वियसली अमेजोन गारंटी करता है, हमने किसी के ऊपर मीटू किया, हम जब किसी के ऊपर मीटू कर रहे होते हैं ना, अमेजोन यूएसए, amazon.com.uk के ऊपर, इस तरह की मार्केट्स में जब हम किसी के ऊपर मीटू कर रहे होते हैं, तो अमेजोन हमसे मांगता है अप्रूवल, उस अप्रूवल वाले टैब में जाके ना हम अमेजोन को देते हैं इनवॉइसेस जो हमने अपने मेन सेलर से बनवाई होती हैं, ठीक है जी, कि हमने इससे इतने यूनिट की इन्वेंट्री ली है, ये हमने चार्जेस पे किए हैं, और उसके साथ हम देते हैं एमओक्यू कि ये देखें जी हमने इतने साल का एमओक्यू साइन किया हुआ है, 1.5 साल तक, 2 साल तक ये हमें बाहर नहीं निकाल सकता, ठीक है जी, तो ऑब्वियसली फिर अमेजोन उसको पीछे से देखेगा कि अगर वो मुझसे 1.5 या 2 साल से पहले निकाल रहे हैं अपनी लिस्टिंग से, तो अमेजोन मेक श्योर करेगा कि वो ना निकाले, ये होते हैं, इस तरह अमेजोन मॉनिटर करता है। सर इसमें एक और भी सिनेरियो हो सकता है ना, कि जो एफपीएम करते हैं वो बेसिकली कि जब ऑर्डर हमें आया तो हम किसी और स्टोर से या चाइना किसी स्टोर से बाय करके तो हम डायरेक्ट क्लाइंट को भेज दें, उसकी अगर पैकिंग चेंज करके, हम ऐसा भी कर सकते हैं? ये ड्रॉप शिपिंग होती है। ड्रॉप वो शिपिंग में ये नेक्स्ट होता है पढ़ेंगे। कि, हाँ, ड्रॉप शिपिंग हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। ड्रॉप शिपिंग इस तरह नहीं होती, ये वैसे भी जो आपने भी चीज़ बताई ना, ये कोई लॉ नहीं करता, असल में होता ये है कि आप लिस्टिंग होती है ना, आपको आप अपनी लिस्टिंग को अपने किसी एक्सटर्नल स्टोर पे, लेट्स सपोज शॉपिफाई के स्टोर पे, या अपनी पर्सनल वेबसाइट पे अपनी अमेजोन की लिस्टिंग को शो करवाते हैं, या अपनी अमेजोन की प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट ला देते हैं, उधर से आपको ऑर्डर आते हैं, पीछे से आप अपने अमेजोन के सप्लायर को बता देते हो, जो आपका सप्लायर होता है कि मुझे मेरे पास 10 ऑर्डर आए हैं, मुझे 10 यूनिट की इन्वेंट्री भेजो, ठीक है जी, उसमें से 10% कमीशन मेरा, बाकी सारा आपका, ठीक है जी, तो वो इन्वेंट्री मेरे स्टोर में आती है, उधर से फिर वो शिप होती है हमारे बायर को प्रोडक्ट मिल गई, उन्होंने मुझे पैसे दिए, मैंने अपना 10% कमीशन निकाल के बाकी सारे पैसे दे दिए अपने सप्लायर को, ये बेसिकली ड्रॉप शिपिंग होती है इस तरह, ठीक है जी। तो लेकिन ये जो आपने भी चीज बताई थी ना कि अमेजोन पे ऑर्डर आए, पीछे से हम उधर से चाइना से पकड़े या किसी लोकल सप्लायर से उस टाइम पकड़े, ये तो, इसको तो एफबीएम ही कहते हैं, इसको हम होलसेल नहीं कहेंगे। सही, लेकिन सर अगर हम मी टू के ऑप्शन यूज करके ये काम कर सकते हैं? ऑब्वियसली मी टू की अगर हम ऑप्शन यूज कर रहे हैं, तो अगर तो हमें जो जिसके ऊपर हम मी टू कर रहे हैं वो अलाउ करता है हमें कि जी ठीक है जी, आप किसी और सप्लायर से इन्वेंट्री ले सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अलाउ नहीं करता तो हम नहीं कर सकते। ये काम हम यूएई और केएसए में कर रहे हैं जो आपने कहा है, लेकिन यूके और यूएसए में नहीं कर रहे। सही।
जी किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना हो यहाँ पे? आलियान मलिक आपका क्लियर हो गया है? मोहम्मद अबू बकर आपका क्लियर हो गया है? शरून हैदर आप बताएं मुझे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जैनब बैठी हैं, आपने क्लियर हो, आपको क्लियर हो गया है? मोहम्मद फराज आप बताएं, आपको क्लियर हो गया? ये टॉपिक टॉपिक इम्पोर्टेंट था हमारा ना आज का। जो कॉपी बनाते हैं प्लस, तो उन पे कॉपीराइट का केस नहीं होता? क्या बनाते हैं? जो ए प्लस कॉपी बनाते हैं, मतलब आईफोन चार्जर है उसकी ए प्लस कॉपी बना के सेल करने लग जाए। जो रेप्लिका बनाते हैं जो बीच ऑब्वियसली, अच्छा रेप्लिका, रेप्लिका जो अगर हम बनाते हैं ना, तो अगर तो रेप्लिका को अमेजोन अलाउ करता है रेप्लिका सेल करने को, रेप्लिका सेल करने को अमेजोन अलाउ करता है। लेकिन आप बिल्कुल वही प्रोडक्ट, लेकिन उसमें होता ये है कि रेप्लिका अगर आप सेल कर रहे हो ना, तो उसमें उसके ऊपर लेट्स सपोज आईफोन का चार्जर है और मैं रेप्लिका सेल कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर मेरा मेरा ब्रांड नेम लगेगा, आईफोन का ब्रांड नहीं लगेगा। उसके ऊपर एप्पल नहीं बना होगा, उसका मेरा ब्रांड लगेगा, उसके ऊपर मेरा ब्रांड लगेगा। ठीक है जी। तो ये अमेजोन अलाउ करता है। जिस तरह एंकर एक ब्रांड है, आप लोगों ने शायद देखा हो कि इलेक्ट्रॉनिक में ये चार्जर्स की नीश के अंदर एंकर ब्रांड बहुत अच्छा है, बहुत हाई है। वो असल में अमेजोन की प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहा है और वो रेप्लिका प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहा है आईफोन की। वो आईफोन ने उसने आईफोन से अप्रूवल भी लिया हुआ है। वो ओरिजिनल आईफोन की प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहा है, और वो और लिस्टिंग्स में रेप्लिका सेल कर रहा है आईफोन का ही। लेकिन उस आईफोन की प्रोडक्ट के ऊपर आईफोन का लोगो नहीं लगा हुआ, उसके ऊपर एंकर का लोगो लगा हुआ है। तो अगर तो आपकी आईफोन की उस प्रोडक्ट के ऊपर जो कि रेप्लिका है उसके ऊपर आपका आपके ब्रांड का लोगो लग जाए, तो अमेजोन अलाउ करता है। फिर वो जो आईफोन है वो भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो रेप्लिका है। ठीक है जी। ठीक लेकिन हो अगर गया। आप आईफोन के लोगों के साथ आईफोन की प्रोडक्ट बेचेंगे, तो ऑब्वियसली फिर आपको आईफोन वालों से अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपको अमेजोन वालों से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो शायद डिजाइन का कोई इशू नहीं होगा फिर, जब लोगो लग जाएगा। डिजाइन का होगा, थोड़ा बहुत डिजाइन में आप चेंज लेके आएंगे, फिर भी आप चाहे वायर में चेंज ले आए, आप चाहे वायर में चेंज ले आए, आप वायर थोड़ी कलरफुल कर लें, थोड़ी डिफरेंट वायर कर लें, लेकिन जब आपने अपना लोगो लगा दिया ना उसके ऊपर, तब आपको मोस्ट लाइकली इतना कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि लोग कर रहे हैं, इस तरह के काम लोग कर रहे हैं, और उनको अमेजोन अलाउ किया हुआ है, अमेजोन ने उनको। जी अब्दुल नाम पूछे आप। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, लिस्टिंग के अंदर तो हम ये लिखते हैं कि चार्जर फॉर आईफोन और इस तरह की चीजें कीवर्ड यूज करते हैं, आईफोन सैमसंग वगैरह। तो सर ये क्या सही रहता है? बेशक हमारे ब्रांड की नहीं, चीज फिर है। उस केस में ये नहीं होता, फिर उस केस में होता है कि आप ना आईफोन का कीवर्ड नहीं यूज करते, आप आईफोन रिलेटेड वर्ड यूज कर लेते हैं, एप्पल केबल्स वगैरह इस तरह यूज करते हैं, आप आईफोन नहीं यूज करते फिर। ठीक है सर।